नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523860455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों, हरियाणा पीसीएस के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए मॉक टेस्ट की श्रृंखला में आगे चलते हैं। टेस्ट पेपर नंबर 8 को देख लेते हैं। इसमें 100 एमसीक्यूज हैं। परीक्षा के पैटर्न पे रिवीजन के उद्देश्य से बहुत बढ़िया है। इसको आप चाहें तो रिवीजन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बाइलिंगुअल फॉर्मेट में है। सुविधा अनुसार आप भाषा का चयन कर सकते हैं। जो दिशा निर्देश है वो आप जानते हैं, यहाँ आप पहले से ही देखते आ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि जो यहाँ मिलान करके दिया हुआ है उसमें से गलत कौन सा है बताइए। और गलत की तलाश असल में यहाँ नहीं करनी है, यहाँ सही की तलाश करनी है। तो देखिए, माउंटेग्यू की अगस्त घोषणा जो है ये 1917 की है। काकोरी ट्रेन रॉबरी होती है 1917 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है ये 1919 का है। खेड़ा सत्याग्रह जो है ये 1917 का है। और रॉलेट एक्ट जो है ये 1919 का है। अब इसमें आपको चुनना होगा कि कौन सा सही है। विकल्प आप देख रहे हैं और ये पूरा प्रश्न है। सही जवाब इसका बी हो जाएगा। ठीक है, पहला, तीसरा और चौथा सही है। बाकी जितनी इंफॉर्मेशन है वो गलत है। काकोरी ट्रेन रॉबरी जो दिया है ये 1925 का होगा, यहाँ 1917 नहीं होगा। और खेड़ा सत्याग्रह जो है ये 1918 का है, 17 का नहीं है। तो ये दोनों ही तारीखें गलत है। प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। रहनुमाई मजदयासन सभा के बारे में विचार करिए। तो 1851 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, पहला कथन है। और ये एक रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट था जो कि पारसियों से संबंधित था। पारसियों का धर्म सुधार आंदोलन था। एसएस बंगाली, नौरोजी फरदोनजी, दादा भाई नौरोजी और जीजी अगरकर, ये इसके फाउंडर कहे जाते हैं। यहाँ जो इसके संस्थापक हैं उनके नाम दिए हुए हैं। तो अब आपको इसमें से सही की तलाश करनी है और ये है प्रश्न संख्या 2। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा, पहला और दूसरा। ठीक है, पहला और दूसरा इसमें सही है। स्थापना होती है 1851 में। पारसियों का ये धर्म सुधार संघ था, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन यहाँ जो तीसरा वाला दिया है ये गड़बड़ है। संस्थापक के तौर पे इसमें एसएस बंगाली है, नौरोजी फरदोनजी हैं और दादा भाई नौरोजी हैं। लेकिन इसमें आपका अगरकर का नाम नहीं आता है। ठीक है, अगरकर का नाम किस में आता है? वो डक्कन एजुकेशनल सोसाइटी में आता है। तो इसमें से अगरकर का नाम आप निकाल दीजिए, इसी वजह से ये गलत हुआ है। तो ए को चुना। इसके बाद प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। यहाँ पर आपको विचार करना है। तो इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट ये आता है 1908 में। और सेडेटियस मीटिंग एक्ट जो है ये आता है 1908 में, यानी राजद्रोह सभा अधिनियम। इसका जो समय है वो 1908 का है। भारतीय दंड विधि ये संशोधन अधिनियम होता है, अमेंडमेंट एक्ट होता है, ये भी 1908 का है। और भारतीय समाचार पत्र अपराध हेतु जो दंड का विधान था ये वाला अधिनियम भी 1908 का है। और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम जो है ये भी 1908 का है। तो 1908 के ये सभी हैं। अब इसमें आपको ये बताना है कि सही उत्तर कौन सा है। देखिए, इसे प्रश्न का विकल्प है और ये आपके स्टेटमेंट है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा इसमें से सी वाला। तीसरा, चौथा और पांचवा सही है। ये नीचे वाले तीनों ही सही है, लेकिन पहला दूसरा इसमें गलत है। भारतीय शासकीय गुप्त बात अधिनियम जो है असल में ये 1904 का है। 1904 यानी करजन के समय का है। और राजद्रोह सभा अधिनियम जो है ये 1907 का है। ये दोनों ही तारीखें यहाँ पे गलत दी हैं, बाकी तीनों सही। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और इसीलिए हमने सी को चुना था। प्रश्न संख्या अगला, यहाँ पे देखिए चौथे वाले में 3 स्टेटमेंट है और इसमें से आपको देखना है कि सही कौन सा है। तो लाला लाजपत राय ने सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। षड्यंत्र का सिद्धांत पांडुरंग सदाशिव के द्वारा दिया गया था। प्रकाश संवाहक सिद्धांत यानी लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी जो है वो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा दी गई थी। तो अब आप ये बताएं कि इसमें से सही कौन सा है। प्रश्न को देखिए। और ये जो चौथा क्वेश्चन है इसमें से राइट आंसर हो जाएगा सी वाला, पहला और तीसरा। ठीक है, पहला सही है, तीसरा सही है, लेकिन ये षड्यंत्र सिद्धांत जो दिया हुआ है ना ये गलत है। रजनी पाल में दत्त थी, इनके द्वारा षड्यंत्र का सिद्धांत दिया गया था, यानी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो है उसको पेश किया गया था। तो ये इसमें से गलत है और इसमें हमें सही की तलाश करनी थी, तो हम करेक्ट आंसर चुनेंगे पहले तीसरे को, यानी सी वाले को। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 5 को देखिए। इसमें 2 कथन दिए हुए हैं और इस पर आपको विचार करना है। तो इंडियन लीग की स्थापना 1870 में महादेव गोविंद रानाडे और अन्य लोगों के द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य था सरकार और लोगों के बीच में एक पुल का काम करना, सेतु का काम करना।
कथन 2 ये कहता है कि पूना सार्वजनिक सभा की शुरुआत 1875 में शिशिर कुमार घोष के द्वारा की गई थी और लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को प्रेषित करना ये इसका उद्देश्य था, और साथ में राजनीतिक शिक्षा को बढ़ावा देना। तो बताइए कि इसमें से सही कौन सा है। 5वें को आप देख रहे हैं और ये इसके विकल्प हैं। तो प्रश्न संख्या 5 और इसका जो सही जवाब है वो इसमें बी हो जाएगा। कथन 1 और कथन 2 दोनों ही गलत है, दोनों अपनी अपनी जगह गलत है। यहाँ दोनों के दोनों सही नहीं दिखाई देते। असल बात यह है कि पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में होती है, महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा की जाती है। तो यहाँ पर दिया हुआ है इंडियन लीग, तो इसमें जो संस्थापक का नाम दिया है और समय दिया है वो गलत है। इंडियन लीग की शुरुआत करने वाले शिशिर कुमार घोष थे और महादेव गोविंद रानाडे ने पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी। दोनों इन्फॉर्मेशन आपस में बदल गए। इसके बाद प्रश्न संख्या 6 को देखते हैं। गलत विकल्प का आपको चयन करना है। तो भारतीय कल्याण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इंग्लैंड में सार्वजनिक पुरुषों को प्रभावित करने के लिए लंदन में मतलब इंग्लैंड के जितने भी व्यक्ति थे उन्हें प्रभावित करने के लिए 1866 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। जमींदारों के हित को संरक्षित करने के लिए लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना की गई थी और ये कलकत्ता में स्टैब्लिश होती है 1838 में। 1851 में लैंड होल्डर सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी दोनों को मिला दिया जाता है और ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन नाम की एक नई संस्था सामने आती है। ऐसे करके दिया हुआ है। अब इसमें गलत कौन सा है वो आपको दिखाना होगा, मतलब बताना होगा। इसमें 6वां प्रश्न आप देख रहे हैं और ये विकल्प। तो प्रश्न संख्या 6 जो है इसका सही जवाब इसमें से डी वाला हो जाएगा। गलत कुछ भी नहीं है, जितनी इंफॉर्मेशन है सबकी सब अच्छी है, यानी परफेक्ट है। पहला, दूसरा, तीसरा सभी सही। प्रश्न संख्या 7 को देखते हैं। बनारस में ब्रिटिश सत्ता की ओर से 1857 के विद्रोह के समय किसने कमान संभाली थी? कमान संभालने वाले व्यक्ति का नाम आपको बताना है। तो इसमें कुछ व्यक्तियों के नाम दिए हैं, आप देखें और बताएं। तो ये जो 7वां है इसका राइट आंसर इसमें से बी होना चाहिए। देखिए, कॉलिन जेम्स नील, ठीक है, जेम्स नील के द्वारा, ये कर्नल जेम्स नील है असल में। तो कर्नल जेम्स नील के द्वारा बनारस में ब्रिटिश सत्ता की कमान संभाली गई थी 1857 के रिवोल्ट को दबाने के लिए। दिल्ली में लेफ्टिनेंट हडसन, निकोलसन और विलोवी इनको लगाया गया था। यू व्हीलर और कैंपबेल जो है ये कानपुर में काम कर रहे थे। लखनऊ में कई सारे थे, जैसे कि इंग्लिश है, हैवलॉक है, आउटरम भी वहीं पर था, कैंपबेल था वहाँ पे, लॉरेंस था, यूरोज जो है ये झांसी में था, ऐसे करके। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 8 को देखते हैं। यहाँ पर कुछ 3 स्टेटमेंट है, आपको देखना है कि गलत कौन सा है। तो गंडमक की जो ट्रीटी है ये मई 1879 में हस्ताक्षर की जाती है और ये इंग्लो तिब्बतियन रिलेशन पर आधारित है। 1782 का टाइम है, पहला आंग्ल मराठा युद्ध होता है और सलबाई की संधि पर हस्ताक्षर इसी समय होता है। दूसरा जो आंग्ल मैसूर युद्ध था, एंग्लो मैसूर वार था, ये श्रीरंगपट्टनम की संधि पर हस्ताक्षर के साथ खत्म होता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, दूसरे युद्ध की बात हो रही है। तो अब इसमें से आपको गलत की तलाश करनी है, बताइए। और 8वां जो आप देख रहे हैं इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। यहाँ गलती ढूंढनी है। तो तीसरा तो गलत है ही है, ये आप देख रहे हैं आंग्ल मैसूर युद्ध, दूसरा वाला तो था नहीं, दूसरे वाले में संधि करने की बात ही नहीं थी, मैसूर साम्राज्य आगे चल रहा था। तो ये तीसरा वाला गलत है और उसके साथ साथ पहला वाला भी गलत है। ट्रीटी ऑफ गंडमक का जो दिया है वो गलत दिया है। आंग्ल तिब्बत संबंध था, लासा की संधि, मतलब इसमें एंग्लो तिब्बतियन रिलेशन को अगर आप देखें तो लासा की संधि के साथ उसका ताल्लुक दिखाई देता है। और अफगानों के साथ जो अंग्रेजों की संधि होती है वो गंडमक की ट्रीटी होती है और उसका समय 1879 रहता है। तो यहाँ पर अफगान होना चाहिए था, तिब्बती नहीं होना चाहिए था, तो ये गलत है। और तीसरा वाला जो आप देख रहे हैं तो इसमें मैसूर युद्ध की अगर चर्चा करें तो दूसरा जो आंग्ल मैसूर युद्ध था वो मंगलोर की संधि के साथ समाप्त होता है। तीसरा वाला जो है वो श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ खत्म होता है। इसके बाद प्रश्न संख्या 9 को देखते हैं। इसमें कहा गया कि फरवरी 1804 लॉर्ड वेलेजली की जो सहायक संधि थी उसके अंतर्गत सिंधिया के विलय के बाद निम्नलिखित में से किन राज्यों को मिलाया गया? सिंधिया को इसमें विलय कर लिया गया, ग्वालियर का सिंधिया। उसके बाद किसको किसको मिलाया गया देखिए, तो पेशवा, जोधपुर, जयपुर, मछेरी और बूंदी, इसमें से देखिए और बताइए। तो प्रश्न संख्या 9 और इसका जो सही जवाब है वो इसमें बी हो जाएगा। दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा ये सब जो है ये बाद में मिलाए जाते हैं। पेशवा को अगर देखा जाए तो इसमें ध्यान से आप देखिएगा, जितने भी हैं उसमें पेशवा का विलय जो है वो सिंधिया से पहले ही हो जाता है। ये समय है 1801 का, 1801 के आसपास दिसंबर का है, ठीक। तो उसको हम बाहर कर लेते हैं, बाकी सब इसमें सही है। इसके बाद प्रश्न संख्या 10 को देखते हैं। यहाँ गलत विकल्प का आपको चयन करना है। तो महाराष्ट्र में सामाजिक सुधार और राजनीतिक चेतना लाने के उद्देश्य से महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा 1870 में पुणे में सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई थी। नव बौद्धवाद बौद्ध धर्म का एक संप्रदाय था, ज्योतिबा फुले के द्वारा इसको एस्टैब्लिश किया गया था। शिकागो में जो विश्व धर्म संसद महासभा आयोजित होती है, ये समय है 1893 का।
इसमें स्वामी विवेकानंद के द्वारा भारत का प्रतिनिधित्व किया जाता है। और विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से पारित होता है। तो अब आप ये बताएं कि इसमें गलती कहाँ पर है। प्रश्न संख्या 10 को आप देख रहे हैं और इसका जो सही जवाब है वो इसमें बी हो जाएगा। ठीक है, ये ज्योतिबा फुले के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, यही गलत है। भीमराव अंबेडकर के द्वारा इस संप्रदाय की स्थापना की गई थी और इसमें जाति व्यवस्था, भेदभाव, लैंगिक भेदभाव, अंधविश्वास, इसको कोई स्थान नहीं दिया गया था। इसके बाद प्रश्न संख्या 11 को देखते हैं। गलत विकल्प का आपको चयन करना है। रामोसी कृषक जत्था की स्थापना महाराष्ट्र में 1879 यानी 1879 में होती है और इसके संस्थापक हैं वासुदेव बलवंत फड़के। लॉर्ड रिपन ने यह सजेशन दिया था कि भारतीय राजाओं की एक आंतरिक परिषद का गठन किया जाना चाहिए और समय है 1876 का। 1873 में ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। दलितों को सामाजिक न्याय दिलाना इसका उद्देश्य था। तारकेश्वर आंदोलन मंदिरों में जो भ्रष्टाचार है उनकी मोचन के लिए या उनकी मुक्ति के लिए आता है और ये समय था 1924। ये बंगाल का मूवमेंट है, इसे आप देखिए। तो इसमें गलत कौन सा है बताइए। गलती अगर देखी जाए तो इसके बी वाले में, लॉर्ड रिपन का जो सुझाव यहाँ पे दिया हुआ है ना, ये बी वाला ऑप्शन, इसी में गड़बड़। लॉर्ड लिटन के द्वारा ये सुझाव दिया गया था कि एक चैम्बर ऑफ प्रिंसेस के रूप में गठित होना चाहिए चैम्बर, जिसे कि नरेश मंडल कहा जाता है। ठीक है, उसी के सुझाव पे ये गठित भी किया जाता है। समय था 1921 का और इसमें भारतीय राजाओं की जो आंतरिक परिषद है उसका गठन इसी तौर पे दिखाई देता है। तो चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का जो सिद्धांत है उसे आप देख रहे हैं। इसके बाद 12वें को देखते हैं। यहाँ पर कहा गया कि सही विकल्प कौन सा है। तो हाइपो जदोनांग, इन्होंने सनातन आदिवासी महासभा के माध्यम से आदिवासियों को सुधारने का प्रयास किया। और थेराब उराव जो है या थेबल उराव इन्हें कहा जाता है, ये महात्मा गांधी और उनकी विचारधारा से प्रभावित होने वाले पहले आदिवासी थे। खोंड जनजाति में मानव बलि मरीहा प्रथा प्रचलित थी और अंग्रेज इस कुप्रथा का उन्मूलन करने के पीछे पक्षधर थे और इस वजह से ये जो जनजातियां हैं ये अंग्रेजों के खिलाफ बगावती हो जाती है। पील आयोग का गठन 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नौ संरचना करने हेतु किया गया था, मतलब फिर से उसकी रिकंस्ट्रक्शन करने के उद्देश्य से किया गया था। तो इसमें से सही कौन सा है ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 12 को आप देख रहे हैं और ये जो 12वां प्रश्न है इसका सही जवाब इसमें से सी वाला हो जाएगा, मतलब तीसरा और चौथा सही है, लेकिन ये ऊपर वाले दोनों गलत है। ठीक है, खोंड जनजाति में मानव बलि प्रथा काफी नृशंस तरीके से प्रचलित थी। अंग्रेज इस पर अंकुश लगाने का प्रयास करते हैं तो अंग्रेजों के खिलाफ हो जाते हैं और पील कमीशन में अंग्रेज ये स्टेप लेते हैं कि भाई यूरोपियों का वेटेज जो है वो भारतीय सेना में बढ़ाइए। भारतीय सैनिकों का अगर उसमें भी खास क्षेत्र जहाँ क्रांति का प्रभाव ज्यादा दिखाई देता है तो उस क्षेत्र से सैनिकों को इसमें लेने से बचिए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन इसमें पहला दूसरा गलत है। तो पहला दूसरा में देखें, थेबल उराव जो है ये सनातन आदिवासी महासभा के संस्थापक थे और जदोनांग जो है ये गांधी जी से प्रभावित थे। नागा नेता थे जदोनांग, आप देख रहे हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, सी वाले ऑप्शन को हम इसमें से चुन लेते हैं। इसके बाद देखें 13वें को, जदोनांग के बाद रानी गैडेलियो का नाम आता है। अब यहाँ 13वें प्रश्न को देखिए, इसमें सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो महात्मा गांधी ने 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रस्ताव रखा और इसमें विनोबा भावे पहले सत्याग्रही बनते हैं, जवाहरलाल नेहरू दूसरे और तीसरे थे ब्रह्मदत्त। आजादी की प्राप्ति के बाद गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिया था और केवल एक बार जो बेलगांव अधिवेशन था 1924 का, जो कि 40वां अधिवेशन था कांग्रेस का, उसमें गांधी जी हिस्सा लेते हैं और अध्यक्ष बनते हैं। अब आप बताएं कि इसमें से सही कौन सा है। प्रश्न को देखिए, यह है 13वां और विकल्प आप देख रहे हैं। 13th क्वेश्चन जो है इसका राइट आंसर डी होना चाहिए। तीनों ही जानकारियां अपनी जगह सही है, इसमें गलत तो कुछ नहीं है ना, तो हम डी को चुनते हैं, सभी सही है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा यहाँ इंतजार कर रहा है। देखिए इसमें कुल 4 स्टेटमेंट है, सही की तलाश आपको करनी है। तो स्वदेशी मूवमेंट के विषय में कहा गया कि गांधी जी के आजादी के आंदोलन का ये सेंटर पॉइंट था और उन्होंने इसे स्वराज की आत्मा कहा था। फिनिक्स जो क्षेत्र है दक्षिण अफ्रीका का, वहां पे गांधी जी ने 1904 में एक आश्रम की स्थापना की थी। सूरत का जो कोचरब नाम का स्थान है वहां पे सत्याग्रह आश्रम को एस्टेब्लिश किया था गांधी जी ने, समय था 1915 का। और दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान जॉन रस्किन की किताब अनटू दिस लास्ट ये गांधी जी ने पढ़ी थी और इससे वो बहुत ज्यादा प्रभावित थे। अब इसमें से आप बताइए कि सही कौन सा है। प्रश्न को देखिए और ये इसके विकल्प। तो ये जो 14वां प्रश्न आप देख रहे हैं इसका राइट आंसर इसमें से सी हो जाएगा। पहला, दूसरा और चौथा सही है। पहला सही है, दूसरा सही है, चौथा सही है। लेकिन ये देखें सत्याग्रह आश्रम वाला यहाँ गलत दिया है। सत्याग्रह आश्रम जो है ये सूरत नहीं बल्कि अहमदाबाद का जो कोचरब है वहां पे स्टैब्लिश किया जाता है। ठीक है, और समय था 1915 का। लेकिन बाद में कोचरब से इसको हटा के 1917 में साबरमती नदी के तट पे ले आया जाता है और वहीं से इसका नाम बदल कर हो जाता है साबरमती आश्रम।
ठीक है, तो ये सत्याग्रह आश्रम जो है ये पूर्ववर्ती है साबरमती आश्रम का। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और यहाँ देखें, यहाँ इनकरेक्ट ऑप्शन आपको खोजना है। तो कुल मिलाकर 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। भारत के पहले स्वतंत्र भारत के पहले विधि मंत्री थे बाबा साहेब अम्बेडकर, और आज़ादी के बाद गांधी जी की सलाह पर इन्हें केंद्रीय विधि मंत्री का पद संभालने का न्योता दिया गया था। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया था। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, तो इस पद की पेशकश जवाहरलाल नेहरू को की गई थी। और अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर ने 1930 में महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह में साथ रहकर उनका ब्यौरा दिया था। इसमें से गलती कहां पर है? तो प्रश्न संख्या 15 जो आप देख रहे हैं, इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, यहां सी वाले ऑप्शन को हम चुन लेते हैं। जब सुभाष चंद्र बोस त्रिपुरी अधिवेशन के बाद कांग्रेस से अलग होते हैं, मतभेद होता है गांधी जी के साथ, और पट्टाभी सीतारमैया हार जाते हैं, तो गांधी जी को उसका धक्का पहुंचता है। तो ये कहते हैं कि फिर हमारी विचारधारा मेल नहीं खा सकती। तो उसके बाद जब अध्यक्ष का पद खाली हो जाता है, ना तो वो सीतारमैया को मिलता है, ना फिर सुभाष चंद्र बोस के पास रहता है, तो उस पर बैठा दिया जाता है राजेंद्र प्रसाद जी को। ठीक, तो ये चीज़ इसमें ये गलत है और बाकी सब सही है। अगले वाले को देखते हैं। सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो यहाँ ये मेडिवल टाइम पीरियड से है, मुगलों के इतिहास से जुड़ा हुआ है। जहांगीर ने प्रसिद्ध कवि जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि दी थी, और जहांगीर ने अकबर की सुलह कुल की नीति का अनुसरण किया था। उस्ताद मंसूर और अब्दुल हसन जो हैं ये जहांगीर के दरबार में मुख्य चित्रकार थे। सिखों के 5वें गुरु गुरु हरिराय को फांसी पर लटकाने का काम ये जहांगीर ने किया था। खुसरो की सहायता इन्होंने की थी इसलिए। और सबसे पहले जहांगीर ने मराठों को मनसबदारी में सम्मिलित किया था। तो अब इसमें आप ये बताइए कि सही कौन सा है। प्रश्न को देखिए, ये है 16वां प्रश्न, और इसका जो सही जवाब है वो इसमें सी हो जाएगा। ठीक है, पहला दूसरा और चौथा इसमें सही है, लेकिन ये जो तीसरा दिया हुआ है ये गड़बड़ है। ठीक, तीसरे वाले में कहा गया है कि खुसरो की सहायता करने के लिए जो सिखों के 5वें गुरु थे, और 5वें गुरु कौन है? गुरु हरिराय नहीं है, गुरु अर्जुन देव है। गुरु अर्जुन देव को फांसी पर लटकवा दिया था, और इसकी वजह से सिख साम्राज्य की जो सहानुभूति है वो मुगलों के साथ समाप्त हो जाती। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे औरंगजेब की नीतियां और काम करती हैं इसमें। सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो शाहजहां को कृषकों का हितैषी माना जाता है। इसी के समय में लगान वसूलने के लिए जमीन को ठेके पर दिया जाता था। शाहजहां के शासनकाल के दौरान अहमदनगर को 1633 में मुगल साम्राज्य में विलय कर लिया गया, और मुगल शासक शाहजहां ने बनारस के संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान कवींद्र आचार्य सरस्वती को राजकीय संरक्षण दिया था। अब ये सारी इंफॉर्मेशन है, सही की तलाश आपको करनी है। पूरा प्रश्न आप देख रहे हैं, और ये जो 17वां प्रश्न है इसका सही जवाब इसमें से डी हो जाएगा, क्योंकि सारी जानकारियां ठीक है, इसमें गलत तो कुछ नहीं है। प्रश्न संख्या 18 को देखते हैं। गलत विकल्प का आपको चयन करना है। औरंगजेब पहला मुगल बादशाह था जिसका कि 3 बार राज्याभिषेक हुआ है। सामूगढ़ का युद्ध जो है, बैटल ऑफ सामूगढ़, ये 29 मई 1658 को होता है औरंगजेब और मुराद की संयुक्त सेना के साथ दारा शिकोह के बीच में। मतलब दारा शिकोह एक और था, और शहजादा मुराद और औरंगजेब एक साथ मिलकर इसके खिलाफ लड़ रहे थे, और दारा शिकोह इसमें हार जाता है। औरंगजेब दूसरी बार दक्षिण का सूबेदार बनाया गया 1652 में, और इसने गोलकुंडा और बीजापुर के खिलाफ आक्रामक नीति को अपनाया था। बादशाह बनने के बाद इसने अपनी अधूरी योजना को पूरा किया और बीजापुर और गोलकुंडा पर आधिपत्य स्थापित कर लिया। तो अब इसमें आप ये बताइए कि गलत कौन सा है। प्रश्न संख्या 18, और इसका जो सही जवाब है वो इसमें ए हो जाएगा। औरंगजेब पहला मुगल बादशाह था। ये 3 बार राज्याभिषेक की जो चर्चा है 2 बार होता है। ठीक है, इतिहास में कुछ ऐसे शासक हुए हैं जिनका कि 2 बार राज्याभिषेक, जैसे कि शिवाजी महाराज। औरंगजेब का भी 2 बार होता है। तो ये चीज है, इसमें 3 बार नहीं बल्कि 2 बार होना चाहिए। इसके बाद प्रश्न संख्या 19 को देखते हैं। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा एस्टैब्लिश जो डिपार्टमेंट था इसका नाम था दीवान बंदगान और दीवान खैरात। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा दीवान अमीर कोही और दीवान इस्तिहाक, दीवान अर्ज को गयासुद्दीन बलबन के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया था। तो अब इसमें आप बताइए कि गलत कौन सा है। प्रश्न को देखिए, और ये जो 19वां प्रश्न है इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, इसमें दूसरा वाला गलत है। पहला वाला और तीसरा वाला सही है। असल में देखें, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा दीवान अमीर कोही को तो स्थापित किया गया था, लेकिन दीवान इस्तिहाक जो कि एक पेंशन विभाग था, इसको फिरोज शाह तुगलक के समय में एस्टैब्लिश किया गया था। तो यही जानकारी इसमें गड़बड़ है। इसके बाद प्रश्न संख्या 20 को देखते हैं, जो कि यहाँ पे है, और गलत विकल्प का आपको चयन करना है। तो अकबर के समय में साउथ इंडिया में जो बरार राज्य था, इसमें हलों की संख्या के आधार पर राजस्व वसूला जाता था, और अकबर ने अनाज पर से टैक्स को समाप्त कर दिया। जलाली नाम का एक चांदी का सिक्का और इलाही नाम का सोने का सिक्का इन्होंने जारी करवाया। ये सारी जानकारियां हैं, गलत की तलाश आपको करनी है। प्रश्न संख्या 20 को आप देख रहे हैं, बताइए। और ये जो 20वां प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें से बी वाला।
दूसरा वाला इसमें गलत है। अनाज पर से कर समाप्त कर दिया था। अनाज पर से जो जकात नाम का कर था उसको समाप्त करने का काम सिकंदर लोदी का रहता है, न कि अकबर का। तो इसे हमने देखा। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं। गलत विकल्प का आपको चयन करना है। तो पहली जो जैन संगीति है इसके अध्यक्ष महाकश्यप थे, और दूसरी जो जैन संगीति है इसके अध्यक्ष देर्घीगंज थे, ऐसा दिया हुआ है। और पहली बौद्ध संगीति के अध्यक्ष आचार्य स्थूलभद्र थे और दूसरे के थे सबाकामी। तृतीय बौद्ध संगीति जो है इसके अध्यक्ष मोगलीपुत्तिस थे और चौथी के थे वसुमित्र। अब इसमें आपको ये बताना है कि गलती कहां पर है। गलत विकल्प का चयन करना है। प्रश्न संख्या 21 को आप पूरा देख रहे हैं। देखिए, इसमें शुरुआती दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो गलत दिए हैं। ये भी गलत है और ये भी गलत है, सिर्फ तीसरा इसका सही है। ठीक है, और इसीलिए हम इसका ए वाला ऑप्शन चुनते हैं जिसमें कहा गया कि पहला दूसरा गलत है। पहली जो जैन संगीति होती है उसमें आचार्य स्थूलभद्र अध्यक्ष होते हैं और ये पाटलिपुत्र में आयोजित होती है, और दूसरी वाली जो है ये गुजरात वल्लभी में आयोजित होती है और देर्घीगंज इसमें अध्यक्ष होते हैं। पहली बौद्ध संगीति में महाकश्यप अध्यक्ष थे, दूसरी वाली में सबाकामी, तीसरी वाली में मोगलीपुत्तिस अशोक के समय में होती है, और वसुमित्र या अशुघोष ये अध्यक्ष उपाध्यक्ष दोनों के नाम है। तो ये चौथी बौद्ध संगीति का समय था। कुंडलवन कश्मीर और कनिष्क का शासनकाल था। तो सिर्फ तीसरा वाला सही। प्रश्न संख्या 22 को देखते हैं। कहा गया कि चंद्रगुप्त प्रथम के साम्राज्य में आधुनिक बिहार के हिस्से उत्तर प्रदेश, बंगाल ये सब आते थे और इसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे गुप्त साम्राज्य की बात हो रही है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य की बात नहीं हो रही है। और मौर्यों के समय से जब समय आगे बढ़ता है तो उसमें धीरे धीरे करके ये जो बड़ा सा साम्राज्य था जिसकी सीमा अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक फैली हुई थी, तो ये सिकुड़ने लगता है और सिकुड़ते सिकुड़ते सिर्फ उत्तर मैदानी क्षेत्र में ही सिमट जाता है। तो ये गुप्तों का समय है। और आप देख रहे हैं कि बिहार, उत्तर प्रदेश और बंगाल इसमें शामिल था। वराहमिहिर ने पंच सिद्धांतिका नाम का ग्रंथ लिखा था, जबकि महर्षि पल्ल काप्या जो है इन्होंने हस्ता आयुर्वेद नाम का ग्रंथ लिखा था। पांड्य साम्राज्य का राज्य चिन्ह था मछली, चोलों का था बाघ और चेरों का था तीर धनुष। तो अब इसमें आप बताएं कि सही कौन सा है। प्रश्न 22 को आप देख रहे हैं और इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा। डी दिख नहीं रहा है, आप देख लीजिए। सभी जितने हैं वो सभी, जितने भी आप यहां देख रहे हैं वो सभी इसमें सत्य है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 23 को देखते हैं। पेनुकोंडा परमारों की राजधानी थी, पुरुषपुर कुषाणों की राजधानी थी, विजयनगर तुलुक डायनेस्टी की राजधानी थी, यूसुफ आदिल शाह ने बीजापुर राज्य की स्थापना 1489 में की थी, और मलिक अहमद ने गोलकुंडा राज्य की स्थापना की थी। समय था 1518 का। ऐसे करके इसमें 5 जानकारियां दी हुई हैं। अब इसमें आपको यह देखना होगा कि सही कौन सा है। ठीक है, बताइए। और इसका जो सही जवाब है वो इसमें बी हो जाएगा। दूसरा, तीसरा और चौथा सही है। ठीक है, 5वां गलत है, पहला गलत है। पेनुकोंडा जो आप देख रहे हैं ये अरविडू वंश की राजधानी थी, बाकी जो है वो ठीक है। और धारा नगरी को अगर आप देखें तो वो परमारों की राजधानी थी, परमार राजा भोज, धारा नगरी। ठीक है, तो वो पहला गलत हो गया। और मलिक अहमद वाला जो दिया है वो भी गलत है। गोलकुंडा राज्य की स्थापना 1518 में कुतुब शाह के द्वारा की जाती है, तो वो चीज यहाँ पे रॉन्ग दी हुई है। और उस हिसाब से अगर हम चुनेंगे तो हमारा बी वाला सही होता है। प्रश्न संख्या अगले को देखते हैं और अगला हमारा है 24वां। यहाँ हम 23वें को देख रहे थे। 24वें में कहा गया गलत विकल्प का चयन करिए। तो उदयन ने पाटलिपुत्र नगर का निर्माण करवाया था और बिंबिसार ने राजगृह को बसाया था। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को वेद त्रयी कहा जाता है, मिलाकर 3 वेदों का क्रम। कुमारगुप्त प्रथम ने शकादित्य और माफ कीजिएगा शक्रादित्य और महेंद्रादित्य नाम की जो उपाधियां हैं उनको धारण किया था। और सदाशिव राय सालू वंश का अंतिम शासक था। अब बताइए कि इसमें से इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है। प्रश्न को देखिए। और ये जो 24वां प्रश्न है इसे ध्यान से देखा जाए तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें डी हो जाएगा। ठीक है, सदाशिव राय वाला ही गलत दिया है। ये सालू वंश का नहीं बल्कि तुलु वंश का अंतिम शासक था। और एमादि नरसिंह राय जो है ये सालू वंश के अंतिम शासक थे। इसके बाद 25वें प्रश्न को देखिए। कहा जा रहा है कि सही कौन सा है बताइए। तो विक्रम संवत का आरंभ होता है 78 ईसा पूर्व में और सेलुसिड मौर्य युद्ध जो है ये होता है 305 ईसा पूर्व में। ठीक है, 305 से लेकर 303 ईसा पूर्व के बीच में लड़ा गया था। और F.R. आल्चिन के द्वारा पिकलीहल नाम का एक पुरातात्विक स्थल खोजा गया था और खोदा गया था। जुते हुए खेत और अग्नि वेदिकाओं का जो साक्ष्य है वो कालीबंगा से प्राप्त होता है। कालीबंगा आपका राजस्थान में। तो अब इसमें से आपको देखकर बताना है कि सही कौन सा है। प्रश्न संख्या 25 को आप देख रहे हैं और 25वां जो प्रश्न है इसका सही जवाब इसमें से बी वाला हो जाएगा। दूसरा, तीसरा और चौथा सही है। दूसरा सही है, तीसरा सही है, चौथा लेकिन पहला वाला विक्रम संवत वाला ही गलत दिया है। विक्रम संवत के आरंभ का समय क्या है? 57 ईसा पूर्व है। ठीक, यहाँ 78 दिया हुआ है वो गलत है।
प्रश्न संख्या 26 को देखते हैं। यहाँ देखिए कहा गया कि इनकरेक्ट कौन सा है बताइए। तो 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार एक प्रकार का मौलिक अधिकार और कल्याणकारी राज्य की अवधारणा ये डीपीएसपी के अंतर्गत शामिल है। भीमराव अंबेडकर के संवैधानिक उपचार के अधिकारों को मतलब भीमराव अंबेडकर के द्वारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी आपका आर्टिकल 32 जो है इसको संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया है। तो इसमें से गलती कहाँ पर है बताइए। 26 को आप देख रहे हैं, इसमें गलत कुछ भी नहीं है, जितनी इंफॉर्मेशन है सबकी सब अपनी जगह पे सही है। तो हम डी को चुन लेते हैं। प्रश्न संख्या अगले को देखते हैं। यहाँ पर देखें सिक्किम राज्य के बारे में स्पेशल प्रोविजन 371 यफ में है। समवर्ती सूची पर जो विषय है मतलब समवर्ती सूची के जो विषय हैं उन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। आर्टिकल 32 जो है इसके अंतर्गत भारत के उच्च न्यायालयों को नागरिकों के मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करने की शक्ति है। ध्यान दीजिएगा यहाँ उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट की बात हो रही है। तो अब इसमें से आप बताइए कि सही कौन सा है। देखिए तीसरा जो है वो सही नहीं हो सकता क्योंकि आर्टिकल 32 जो है इसमें सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने की पावर प्राप्त हुई। ठीक है, यहाँ सर्वोच्च न्यायालय होना चाहिए था, उच्च न्यायालय नहीं होना चाहिए था, तो इसीलिए तीसरा गलत है। और तीसरा अगर गलत होता है तो इसमें देखें आपकी बी, सी और डी ये सभी छट जाते हैं, सिर्फ पहला वाला यानी ए वाला बचता है और वही हमारा आंसर है। पहला दूसरा दोनों सही। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ 28 में पूछा गया है करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो एम.बी. माथुर ने वित्त आयोग और योजना आयोग के परस्पर विलय का प्रस्ताव दिया था। पहला जो लोकपाल बिल है इसको इंट्रोड्यूस किया गया था पार्लियामेंट में और ये समय था 1968 का, जो चौथी लोकसभा चल रही थी उस समय। ठीक है, चौथी लोकसभा के गठन के समय इसे पेश किया गया था। मंडल कमीशन का कॉन्स्टिट्यूशन होता है आर्टिकल 226 के अंतर्गत। ठीक है, अब इसमें आप बताइए कि इसमें से सही कौन सा है। जो 3 स्टेटमेंट है सही की तलाश आपको करनी है और 28 को देखिएगा ध्यान से। इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी होना चाहिए। पहला दूसरा दोनों सही है, लेकिन ये देखिए मंडल कमीशन का यहाँ जो दिया है वो गलत है। मंडल कमीशन की अगर बात की जाए तो 340वां अनुच्छेद जो संविधान का है उसके अंतर्गत इसको गठित किया गया था और ये अपनी रिपोर्ट सबमिट करते हैं 31 दिसंबर 1980 को। तो ये मामला है। इसके बाद 29 को देखते हैं। यहाँ पर देखें 2 स्टेटमेंट है। पहले वाले में कहा गया कि 2 या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। तो अब इसमें से आपको देखना है और बताना है कि सही उत्तर कौन सा है। प्रश्न को देखिए 29 और इसका जो राइट आंसर है वो इसमें से हो जाएगा आपका सी वाला। पहला दूसरा दोनों ही इसमें सही है, पहला दूसरा दोनों ही सही है और इसीलिए हम इसमें से सी को चुनते हैं। प्रश्न संख्या 30। यहाँ देखिए सही विकल्प का आपको चयन करना है। 61वें संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा मतदान की आयु जो है वो 21 से घटाकर 18 कर दी गई है और यह प्रावधान 28 मार्च 1989 को लागू हुआ। 1990 में गठित की गई दिनेश गोस्वामी समिति चुनावी सुधारों से संबंधित थी। पंचायत और नगर पालिका से संबंधित चुनाव संबंधित राज्य और राज्य चुनाव आयोग के द्वारा संपादित किए जाते हैं और संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को हटाने में संसद की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये ऐसा कह के इसमें 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा और अब बताइए कि इसमें से कौन सा होना चाहिए, मतलब कौन सा सही होना चाहिए। प्रश्न संख्या 30 को आप देख रहे हैं, ये इसके विकल्प हैं और ये जो 30वां प्रश्न है इसका राइट आंसर इसमें से हो जाएगा ए वाला। पहला दूसरा और तीसरा इसमें सही है। ठीक है, पहला सही है, दूसरा सही है और तीसरा सही है, लेकिन इसका जो चौथा वाला है वो गलत है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को हटाने के लिए जो पूरी तरह से भूमिका होती है वो किसकी होती है, वो संसद की भूमिका नहीं होती है, राष्ट्रपति की होती है। ठीक, तो इसमें चौथे वाले को देखते हैं। इसके बाद 31वें को देखें। यहाँ पर कहा गया कि भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा निम्नलिखित में से किन निकायों से संबंधित चुनाव करवाए जाते हैं। जो भारत का इलेक्शन कमीशन है वो कौन से चुनाव करवा सकता है बताइए। तो राज्यसभा का करवा सकता है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का करवा सकता है, काउंसिल का करवा सकता है, वाइस प्रेसिडेंट का करवा सकता है। इसमें से किसका करवा सकता है? तो सभी का करवा सकता है, जितनी आप देख रहे हैं सभी के लिए करवा सकता है। डी वाले ऑप्शन को हम चुन लेते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 32 को देखते हैं। यहाँ कुछ 3 स्टेटमेंट है, गलत का चयन आपको करना है। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट को मौलिक अधिकारों का संरक्षक माना गया और उच्च न्यायालयों के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को पेंशन भारत की संचित निधि से दी जाती है। ठीक है, जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है उससे दी जाती है। इसके बाद 44वां संशोधन जो है ये 1978 में होता है और सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों का परिणाम इसको माना जाता है, ऐसा इसमें दिया हुआ है। तो अब आपको ये बताना है कि गलती कहाँ पर है। प्रश्न को ध्यान से देखिए और 32वां जो आप देख रहे हैं इसका इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 32 है, सी वाला हो जाएगा। इसमें तीसरा वाला जो है वो गलत है।
44वां संशोधन जो दिया हुआ है 1978, इसी में जानकारी गलत दी हुई है। असल में देखा जाए तो जो भारत में संशोधन होता है 1976 का है, पहली चीज 78 का नहीं है। और हाँ, ये जो संशोधन होता है ये 42वां था, ठीक है, 42वां संशोधन था, 1976 का था। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पे जो कर्तव्य हैं वो जोड़े जाते हैं। तो इसमें हम जो तीसरा वाला है उसको बाहर कर देते हैं। प्रश्न संख्या 33 को देखते हैं। सही विकल्प का आपको चयन करना है। 3 स्टेटमेंट है। तो अनुच्छेद 134 दीवानी मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार का प्रावधान करता है। किसी राज्य के विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या 60 होनी चाहिए। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा प्रशासित और कल्याणकारी कार्यक्रम है। तो इसमें आपको ये बताना है कि सही विकल्प कौन सा है। प्रश्न को देखिएगा, ये है 33वां। और 33वें प्रश्न में अगर ध्यानपूर्वक देखा जाए तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें बी होना चाहिए। सही की तलाश हमको करनी थी, तो दूसरा और तीसरा दोनों सही है। लेकिन यहाँ जरा देखिएगा, आर्टिकल 134 नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे 133 यानी 133 होगा, जिसमें कि सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार का प्रावधान हमें दिखाई देता है। दीवानी मामलों की बात हो रही है। अभी अगर आपराधिक मामलों का होता तो वो सही हो जाता, आपराधिक मामलों के लिए 134 ही होता, लेकिन यहाँ बात दीवानी मामलों की हो रही है तो 133 होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 34 को देखते हैं। यहाँ देखिए, लिस्ट मिलान करनी है। तो ये स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट का ढांचा है। अब इसमें देखिए, रफ़ी अहमद किदवई हैं, षडमुख शेट्टी हैं और जॉन मथाई, CH भाभा। इनको कौन सा डिपार्टमेंट दिया गया था वो आपको पता होना चाहिए, उसी के आधार पर मिलाना है। तो मिलान करके बताइए। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें डी होना चाहिए। डी के हिसाब से इसको मिला लेते हैं, ठीक, डी के हिसाब से इसको मिला लेते हैं। मतलब ये हुआ कि रफ़ी अहमद किदवई जो है इन्होंने संचार विभाग को संभाला था, RK षडमुख शेट्टी ने वित्त विभाग को, रेलवे परिवहन वाला काम जॉन मथाई का था और CH भाभा जो है ये वाणिज्य विभाग जो है उसको संभाल रहे थे। ऐसे करके होगा। और इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ देखें, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से फिर से मिलान करना है। तो आर्टिकल 51A है, 21A है, 18 है और 17 है। अब इसमें आपको मिलान करना है और देखना है। तो देखिए इसमें ध्यान से, 51A में क्या है, मौलिक कर्तव्य है। 21A जो है इसमें प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है, एलिमेंट्री एजुकेशन का राइट है। अस्पृश्यता का उन्मूलन जो है वो आर्टिकल 17 में है और आर्टिकल 18 में उपाधियों का उन्मूलन है। बस यही मिलान करना था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 35 का, वो इसमें से कौन सा होना चाहिए, ए वाला हो जाएगा। ए वाले के हिसाब से हम इसे कर लेंगे। इसके बाद प्रश्न संख्या 36 को देखते हैं। यहाँ पर कहा गया कि कुछ 3 स्टेटमेंट है, बताइए कि इसमें से सही कौन सा है। तो मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ये जो प्रावधान है संसद के विशेष बहुमत के द्वारा संशोधित किए जा सकते हैं। GST परिषद से संबंधित जो प्रावधान होते हैं संसद के विशेष बहुमत और राज्यों की सहमति से संशोधित किए जा सकते हैं। 24 दिसंबर 1950 को राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान दोनों को अपनाया गया था। अब आप बताएं कि इसमें से सही कौन सा है। तो प्रश्न को ध्यान से देखिएगा और इसका जो सही जवाब है वो इसमें हो जाएगा ए वाला। पहला और दूसरा सही है, पहला सही है, दूसरा सही है, लेकिन जो तीसरा वाला दिया है ये गलत दिया है। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान दोनों को अपनाया गया था। यहाँ पर जनवरी नहीं दिया है, यहाँ पे दिसंबर दिया है और इसी वजह से ये गलत हो गया है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ कुछ 4 स्टेटमेंट हैं, आपको विचार करके बताना है कि इसमें से सही कौन सा है। तो 9वीं अनुसूची को पहले संविधान संशोधन के द्वारा 1951 में जोड़ा गया था। 10वीं को 52वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है 1985 में। दल बदल विरोधी कानून से इसका संबंध है। 11वीं अनुसूची 73वें संशोधन से जुड़ी है 1991 में और 74वां संशोधन होता है 1992 में और 12वीं अनुसूची को उस समय जोड़ा जाता है। तो ये कुछ 4 अनुसूचियों के बारे में सूचना है और आपको बताना है कि इसमें से सही कौन सा है। प्रश्न को देखिए और इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें सी हो जाएगा, यानी पहला, दूसरा और चौथा सही है। ठीक है, पहला सही है, दूसरा सही है और चौथा सही है। तो आइए देख लेते हैं। देखिए 37 जो है इसमें आप ध्यान से देखिएगा, जो 9वीं अनुसूची है इसमें पहला, दूसरा और चौथा सही है, तो तीसरा गलत है, ये वाला। 11th शेड्यूल यानी 11वीं अनुसूची जो है इसको 73वें संशोधन के द्वारा जोड़ा जाता है और वो समय जो था वो 1991 का नहीं था बल्कि 92 का था। बस इतना ही इसमें डिफरेंस, बाकी सब सही। इसके बाद प्रश्न संख्या 38 को देखते हैं। यहाँ देखें, समवर्ती सूची भारतीय संविधान की एक विशेषता है और ये कनाडाई कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। ठीक है, कॉन्करेंट लिस्ट को हमने कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है। फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक कर्तव्य ये रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है अपने संविधान में। और संविधान में संशोधन की प्रक्रिया यानी अमेंडमेंट का जो प्रोसेस है वो साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। मौलिक अधिकार जो है ये अमेरिकी संविधान से लिया गया है। अब इसमें बताइए इसमें से सही कौन सा है। और प्रश्न संख्या 38 को आप देख रहे हैं, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। दूसरा, तीसरा, चौथा सही है।
दूसरा, तीसरा, चौथा एकदम परफेक्ट है, लेकिन पहला वाला गलत है, जिसमें कॉन्करेंट लिस्ट का दिया हुआ है कि वो कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। ये ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, ना कि कनाडा के। ठीक है, तो यहाँ ये पहला वाला ही गलत है। इसके बाद प्रश्न संख्या अगला यानी 39वां, सिंधी भाषा को 1967 में 19वें संशोधन के द्वारा संविधान का हिस्सा बनाया गया। शंकरी प्रसाद मामले में संपत्ति के अधिकार को कम करने वाले प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 की संवैधानिक वैधता को चैलेंज किया गया। और 1971 में 24वां संशोधन होता है और उसके अंतर्गत मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने की संसद की शक्ति की पुष्टि की जाती है। अब आपको यह बताना होगा कि इसमें से सही कौन सा है। प्रश्न संख्या 39 को आप देख रहे हैं, ये इसके विकल्प हैं और देखिए और बताइए। तो जो 39वां आप देख रहे हैं, इसका राइट आंसर इसमें से बी होना चाहिए, दूसरा और तीसरा। ठीक है, दूसरा और तीसरा जो है इसमें सही है, लेकिन पहला वाला गलत है। पहले वाले में कहा जा रहा है कि सिंधी भाषा को जोड़ा गया था 19वें संशोधन के द्वारा। ये 21वां संशोधन होता है, 1967 में 21वां संशोधन होता है और उसके द्वारा सिंधी भाषा को इसमें जोड़ा जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 40 को देखते हैं। इसमें कहा गया कि एस एन मुखर्जी को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है कि बाबा साहेब अंबेडकर ने 26 नवंबर 1949 को द कॉन्स्टिट्यूशनल एज सेटल बाय द असेंबली बी पास्ड, ये एक प्रस्ताव पेश किया था, एक लंबा सा प्रस्ताव है। इसके बाद सर बी एन राव के द्वारा संविधान सभा में संविधान के मुख्य प्रारूपकार के तौर पे काम किया गया था। 26 नवंबर 1949 को भारत की जनता ने संविधान सभा में संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया था। तो ये चीज आप देख रहे हैं। अब इसमें सही कौन सा है वो आपको ढूंढना होगा और बताना होगा। प्रश्न संख्या 40 को आपने देखा, विकल्प भी देख लीजिए। और ये जो 40वां क्वेश्चन है, इसमें से राइट आंसर हो जाएगा बी वाला। ठीक, दूसरा और चौथा जो है इसमें सही है, लेकिन इसका जो पहला और तीसरा है वो गलत है। पहला तीसरा दोनों गलत है और इसे ध्यान से देखने की आवश्यकता है। देखिए पहले स्टेटमेंट को, जो इसमें आप देख रहे हैं एस एन मुखर्जी का नाम दिया है, तो सर बी एन राव को इसको संविधान सभा में संवैधानिक सलाहकार के तौर पे नियुक्त किया गया था। यहाँ बी एन राव का नाम होना चाहिए और यहाँ जो बी एन राव का आप नाम देख रहे हैं, यहाँ पर नाम होना चाहिए था, इसमें आप देखें एस एन मुखर्जी का। ठीक है, यहाँ एस एन मुखर्जी और यहाँ पे बी एन राव, ये आपस में बदल गया है। बाकी दूसरा और चौथा ठीक था और इसीलिए हमने बी को चुना था। इसके बाद चलते हैं आगे। बी वाले स्टेटमेंट को इसमें चुनने के बाद लिस्ट को मिलान करना है। यहाँ पे शिफ्टिंग कल्टीवेशन और कंट्रीज का नाम दिया हुआ है, तो रोका है, कैनगिल है, तमराई है और कोनिको है। यहाँ जो देशों के नाम दिए हैं उन्हें आप ध्यान से देखिएगा और मिलान करके बताइए। तो जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है उसके तौर पे अगर देखा जाए तो ये जो 41 है, इसका राइट आंसर इसमें से ए हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, ये पहले से ही मैच है, इसमें कुछ नहीं करना था। रोका जो है ये ब्राजील का है, कैनगिल आपका फिलीपींस का है, तमराई थाईलैंड का है, कोनको जो है ये वेनेजुला का है और रे जो है वो वियतनाम का है। रे इसमें दिया नहीं है, लेकिन रे जो है वो वियतनाम का है। इसके बाद 42 को देखते हैं। यहाँ पर देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर बेसिन हैज द लोवेस्ट एरिया इन टर्म ऑफ बेसिन एरिया। तो बेसिन एरिया के हिसाब से इसमें लोवेस्ट एरिया किसके पास है बताएं। साबरमती है, सुवर्णरेखा है, कावेरी है और नर्मदा है। इसमें से सबसे कम क्षेत्रफल किसका है बेसिन का, आपको देखना है। और 42 को आप ध्यान से अगर देखें तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें बी हो जाएगा, सुवर्णरेखा। सुवर्णरेखा का जो बेसिन एरिया है वो सबसे छोटा है, बाकी अगर आप देखें तो सभी इससे बड़े साइज के। इसके बाद चलते हैं आगे और 43 को देखते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो भारतीय मानक समय रेखा जो है वो मतलब भारतीय मानक समय रेखा एक देशांतर रेखा है। तो ये और कर्क रेखा जो कि एक अक्षांश रेखा है, ये एक दूसरे को काटती हैं और काटने का जो कटान बिंदु है वो आंध्र प्रदेश में है, सूरजपुर नाम की जगह है। मैकमोहन रेखा चीन और भारत के बीच में है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। रेड क्लिफ रेखा जो है ये भारत और पाकिस्तान के बीच में है। डूरंड रेखा जो है ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। अब इसमें से सही कौन सा है वो आपको बताना है। 43 को आप पूरा देख रहे हैं और इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें बी हो जाएगा, दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक है, ये इसमें से सही है, लेकिन पहला वाला जो आप देख रहे हैं भारतीय मानक समय रेखा, ये सूरजपुर में एक दूसरे को काटती है और सूरजपुर आपका आंध्र में नहीं है बल्कि छत्तीसगढ़ में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या अगला यानी 44वां, इसमें गलत विकल्प का आपको चयन करना है। 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। तो त्रिपुरा राज्य पूर्व, पश्चिम और दक्षिण तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है और इसलिए इसके तीनों तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। खंभात की खाड़ी दादरा और नगर हवेली के बीच में स्थित है। ठीक है, पश्चिम बंगाल 3 देशों नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। भारत के पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट नीलगिरी की पहाड़ियों में जाकर मिलते हैं। तो अब आपको ये बताना होगा, ये कुल मिलाकर 4 स्टेटमेंट है, गलत कौन सा है ये देखना पड़ेगा। देखिए और बताइए। इसमें देखिए
और 44वां जो आप देख रहे हैं, इसका करेक्ट आंसर इसमें से ए हो जाएगा, पहला और दूसरा, पहला और दूसरा। लेकिन इसका जो तीसरा और चौथा है वो दोनों गलत है। ठीक, मतलब ये है, इसमें ध्यान से देखिए, पश्चिम बंगाल के बारे में कहा गया, जबकि आप अगर ध्यानपूर्वक देख रहे हैं तो पश्चिम बंगाल 3 देशों के साथ, अब 3 देश इसमें नेपाल, भूटान और बांग्लादेश हैं, इनके साथ अपनी सीमा साझा करता है। यहाँ चूंकि हमसे गलत पूछा जा रहा है, तो गलत कौन सा है, पहला और दूसरा है, और इसीलिए हमने ए को चुना है। तो इसमें तीसरा चौथा जो है वो सही है, थोड़ा सा बोलने में मिस्टेक हुआ है, तीसरा और चौथा इसमें सही है। ठीक है, ये दोनों स्टेटमेंट परफेक्ट है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। लेकिन पहले वाले में क्या समस्या है, त्रिपुरा जो है वो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, लेकिन इसमें जो दिशा दी हुई है उसे देखिएगा। यहां आप देखें, इसमें पहला वाला देखें, त्रिपुरा को 3 ओर से बांग्लादेश ने घेरा हुआ है, उत्तर, पश्चिम और दक्षिण, यहां पर पूर्व दे दिया है, तो वो गलत हो गया है। और दूसरा स्टेटमेंट जो आप देख रहे हैं, इसमें अगर आप ध्यानपूर्वक देख रहे हैं तो दमन द्वीप के बीच में खंबात की खाड़ी है, दादरा नगर हवेली के बीच में नहीं, दमन द्वीप के बीच में खंबात की खाड़ी है। ये दोनों इन्फॉर्मेशन यहाँ रॉन्ग थी, तो इसे हमने चुन लिया और इसका करेक्ट आंसर इसमें से क्या हो जाएगा, इसका ए वाला, पहला और दूसरा इसमें गलत है। ए को चुना, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 45 को देखते हैं। इसमें करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है। तो सिंधु नदी का उद्गम तिब्बती क्षेत्र में कैलाश पर्वत श्रेणी में बोखरचू हिमनद से होता है। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की सबसे दक्षिणी सीमा बनाती है। सतलुज नदी तिब्बत में मानसरोवर के पास में राकस ताल से निकलती है और वहां पर इसे लॉन्ग चेन खंबाब के नाम से जाना जाता है। तो अब आप ये बताएं कि इसमें से सही कौन सा है। प्रश्न 45 को आप देख रहे हैं और इसका जो सही जवाब है वो इसमें सी हो जाएगा। पहला और तीसरा तो ठीक है, बोखरचू हिमनद वाला सही दिया है, सतलुज का भी ठीक ठाक दिया है, लेकिन ब्रह्मपुत्र जो है ये हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाने का काम करती है। नामचा बरवा से ये यू टर्न लेकर अरुणाचल में एंटर करती है, तो सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर देखें तो इसका राइट आंसर सी होगा। इसके बाद 46 को देखते हैं। यहां पर कहा जा रहा है कि इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है बताइए। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इन इंडिया कैलकुलेटेड बाय 3 मेथड्स, प्रोडक्शन मतलब 3 मेथड्स के द्वारा इनको कैलकुलेट किया जाता है। इसमें प्रोडक्शन मेथड है, इनकम मेथड है और एक्सपेंडिचर मेथड है ना। तो ये 3 हो गए। और फर्स्ट अटेम्प्ट टू कैलकुलेट द नेशनल इनकम इन इंडिया वाज मेड बाई दादा भाई नौरोजी ड्यूरिंग 1867-68। इसके बाद मिक्स इकोनॉमी का जो पूरा फॉर्मेट है वो हमें भारत में दिखाई देता है। इसमें से गलती कहां पर है, प्रश्न को देखिए। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का स्वरूप भारत में है, इसमें कोई संदेह नहीं है। दोनों ही अंश हमें दिखाई देते हैं, पूंजीवादी और जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है दोनों के ही अंश दिखते हैं। तो इसमें से बताइए कौन सा आपका गलत होगा। तीसरा गलत नहीं होगा, और तीसरा गलत नहीं होगा तो फिर सी वाला नहीं हो सकता है। अब बताइए इसमें से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा। कुछ भी गलत नहीं है, इसमें जितनी इंफॉर्मेशन है सभी के सभी परफेक्ट है। इसके बाद देखें अगले वाले को। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ये जो है इसके बारे में सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाना इसका काम है। 2 मई 1951 को इसको स्टैब्लिश किया गया था और ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन काम करता है। अब इसमें से आपको ये देखना होगा कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के बारे में कौन सी इंफॉर्मेशन परफेक्ट है। इसमें से सही उत्तर इसका ए हो जाएगा, पहला और दूसरा सही है, लेकिन ये तीसरा वाला जो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय वाला दिया है यही गड़बड़ है। ये सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन काम करता है, तो यहाँ जो मंत्रालय का नाम है वो रॉन्ग है। इसके बाद प्रश्न संख्या अगले को देखते हैं 48वें को। आजादी के बाद राष्ट्रीय आय समिति का गठन वर्ष 1949 में किया गया था। इसका गठन भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किया गया था। 3 सदस्यीय इस समिति में डी.आर. गाडगिल और पीसी चाको भी सदस्य थे। इस समिति के द्वारा पहली रिपोर्ट 1951 में पेश की गई थी। तो अब ये सारा डाटा आपको दिख रहा है। अब इसमें सही विकल्प कौन सा है ये आपको बताना होगा। प्रश्न को देखिएगा, ये है 48 और इसका जो सही जवाब है वो इसमें हो जाएगा सी वाला, पहला, दूसरा और चौथा। ठीक है, इसमें सही कौन सा है, पहला सही है, दूसरा सही है और चौथा सही है, लेकिन ये तीसरा वाला जो है ये इसमें गड़बड़ है। तीसरा इसलिए गड़बड़ है, इसमें कहा गया कि डी.आर. गाडगिल और पीसी चाको इसमें सदस्य थे। तो इसमें डी.आर. गाडगिल थे, वी.के.आर.वी. राव थे, ये इसमें सदस्य दिखाई देते हैं, लेकिन पीसी चाको इसमें कहीं भी दिखाई नहीं देते। ठीक है, तो ये नाम जो है यहाँ गलत दिया हुआ है। कुल मिलाकर इसका जो तीसरा वाला है वो गलत है, बाकी जो है वो सही। इसके बाद प्रश्न संख्या 49 को देखते हैं। यहाँ पर कहा गया कि 100 रुपए के नोट पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। ठीक बात है। मल्टीपल कॉलम चार्ट के द्वारा विगत 10 वर्षों के धान, गेहूं और मक्के के प्रतिवर्गीय उत्पादन को व्यक्त किया जाता है और भारतीय रिजर्व बैंक को भारत का मौद्रिक प्राधिकरण माना जाता है। वस्तु और सेवा कर को संविधान के 101वें संशोधन अधिनियम के द्वारा लागू किया गया था, 2016 का ये है। अब इसमें आपको देखना है और बताना है कि सही कौन सा है। प्रश्न को देखिए।
और ये जो 49वां प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर इसमें से डी हो जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सभी सत्य है। जितने यहाँ पे हैं सभी सही है। प्रश्न संख्या 50, गलत विकल्प का चयन करना है। तो जिस दर पे भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों से बिना किसी सुरक्षा के ऋण, यहाँ माफ कीजिएगा, जो भारतीय रिजर्व बैंक है वो वाणिज्यिक बैंकों को बिना किसी सुरक्षा के ऋण देने का काम करता है, उसको कहा जाता है बैंक रेट या बैंक दर। और जिस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक धन की कमी के मामले में वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है वो रेपो रेट होता है। इसी प्रकार से भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों से अल्पकालिक ऋण लेता है और इसको रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। तो अब इसमें आपको ये देखना होगा कि कौन सा आपका इनकरेक्ट ऑप्शन है। प्रश्न को देखिए, और ये जो 50वां आप देख रहे हैं इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, नॉन ऑफ दीज, इसमें से गलत कुछ नहीं है। जितनी इंफॉर्मेशन है, जितनी भी इसमें डिफिनीशन दी हुई है वो सही है। प्रश्न संख्या 51 को देखते हैं। सही विकल्प का इसमें चयन करना है। तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो है ये वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य के परिवर्तन की गणना करता है और भारत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा मासिक रूप से प्रकाशित किया जाता है। अब इसमें आपको ये बताना होगा कि सही कौन सा है। एक साथ इसमें यह भी दिया हुआ है तीसरा स्टेटमेंट कि वित्त विभाग के द्वारा इसकी गणना की जाती है। तो 51 को आपने देखा और इसका जो सही जवाब है वो इसमें ए हो जाएगा, पहला और दूसरा। ठीक है, पहला और दूसरा इसमें सही है और तीसरा वाला जो है वो गलत है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो है ये आर्थिक सलाहकार कार्यालय, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के द्वारा जारी किया जाता है। तो इसमें जो जारी करने वाली संस्था का नाम दिया था वही गलत है। प्रश्न संख्या 52 को देखते हैं। यहाँ स्टेटमेंट दे रखा है, 2 स्टेटमेंट है, आपको विचार करना है। तो भारत सरकार के द्वारा 15वें वित्त आयोग का गठन 27 नवंबर 2017 को किया गया था और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष का नाम NK सिंह है। यहाँ आप देख रहे हैं पहले कथन को। दूसरा कथन जो है ये मानव गरीबी सूचकांक की अवधारणा मानव विकास रिपोर्ट 1997 की जो है उसके आधार पर पेश करता है, लेकिन मानव विकास रिपोर्ट को 2012 में बहुआयामी गरीबी सूचकांक के द्वारा हटा दिया गया। यानी अभी जो जारी होने वाली रिपोर्ट है वो असल में बहुआयामी गरीबी सूचकांक है। तो अब इसमें से आप बताइए कि सही कौन सा है। प्रश्न संख्या 52 को आप देख रहे हैं, इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा। पहला कथन तो सही है लेकिन दूसरा वाला जो है वो गलत है। ठीक है, मानव गरीबी सूचकांक की अवधारणा को 1997 में पेश किया गया था और बाद में मानव विकास रिपोर्ट को 2010 में, और यहाँ देख रहे हैं आपकी मानव विकास रिपोर्ट जो है इसको 2010 में बहुआयामी गरीबी सूचकांक के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया। यहाँ जो समय है ना वो गलत है, 2012 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए 2010। समय ही गलत दिया है, बाकी जानकारियां जो है वो परफेक्ट है। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ देखें 53वें में फिर से 2 कथन है। क्वेश्चन नंबर 53 को देखते हैं। कथन दिया हुआ है, कथन 1 है, कथन 2 है, इसे ध्यान से देखिएगा। इसमें कहा गया कि कथनों पर विचार करिएगा। तो विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय जो कि दीर्घकालिक नीति की निगरानी करता है, नीति आयोग के अंतर्गत आता है। और कथन 2 ये कहता है कि पहली मानव विकास रिपोर्ट 1990 में पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे और इनका नाम था महबूब उल हक, और भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन इनके द्वारा जारी की गई थी। तो अब इसमें आपको देखना होगा कि सही कौन सा है। प्रश्न को तो आपने देखा, 53 आपके सामने है और इसका जो सही जवाब है वो इसमें ए हो जाएगा। बोथ स्टेटमेंट जो है वो परफेक्ट है, करेक्ट है। अगले वाले को देखते हैं। यहाँ देखिए, सही विकल्प का आपको चयन करना है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा 20वीं मानव विकास रिपोर्ट 2010 में लैंगिक असमानता सूचकांक पेश किया गया था और 11वीं पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित समावेशी विकास में गरीबी को कम करना, रोजगार के अवसरों का विस्तार करना, लैंगिक असमानता को कम करना आदि जो है वो उसमें लक्ष्य रखे गए थे, शामिल किया गया था उसे। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का मुख्य उद्देश्य है जमाखोरी पर रोक लगाना और गरीबों के लिए आवश्यक वस्तुओं की वहनीयता को सुनिश्चित करना। ऐसे करके इसमें सारी चीजें दी हुई है। सही विकल्प का आपको चयन करना है, बताइए। तो प्रश्न संख्या 54 आपको दिख रहा है और इसका जो राइट आंसर है वो इसमें हो जाएगा डी वाला। इसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन दी हुई है वो सभी सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 55 को देखते हैं। बहुपक्षीय निवेश गारंटी अभिकरण ये विश्व बैंक समूह का सदस्य है। ठीक है, यहाँ बात मीगा की हो रही है। तो ये जो एजेंसी है ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप की मेंबर है और बहुपक्षीय निवेश गारंटी अभिकरण जो है यानी आपका मीगा, इसे आर्थिक विकास का समर्थन करने, गरीबी कम करने और लोगों के जीवन में सुधार के लिए विकासशील देशों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। और बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को विश्व बैंक समूह के 5वें सदस्य के रूप में की गई थी। ये सारी इंफॉर्मेशन जो है ये मीगा के बारे में है, यानी मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। ठीक है, इसी के विषय में कहा गया है। अब ये तीनों स्टेटमेंट देखिएगा, सही कौन सा है वो बताइए। प्रश्न को देखा
और 55 जो है इसका राइट आंसर इसमें डी ही होगा, क्योंकि ये सारी सूचनाएं जो हैं ये सही है अपनी जगह पे। ये मीगा के बारे में जितनी जगह मतलब जानकारियां यहाँ पे दी हुई थी वो सही दी। इसके बाद प्रश्न संख्या 56 को देखते हैं। सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को हाल फिलहाल में असम राज्य का नया गवर्नर बनाया गया है। शिव प्रताप शुक्ला को हिमाचल प्रदेश का नया राज्यपाल बनाया गया है। गुलाब चंद्र कटारिया को सिक्किम राज्य का नया गवर्नर बनाया गया है और सीपी राधाकृष्णन को झारखंड का बनाया गया है। तो अब इसमें आप बताएं कि सही कौन सा है। ये पूरा लंबा चौड़ा दिया हुआ है और इस पूरे प्रश्न को आप देख पा रहे हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें सी हो जाएगा। इसमें सब नहीं सही है, सिर्फ इसका जो दूसरा और चौथा है वही सही है। ठीक है, पहले वाले में क्या समस्या है? तो लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जो है ये सिक्किम राज्य के नए राज्यपाल बने और गुलाब चंद कटारिया को आप देख रहे हैं वो असम के नए राज्यपाल बने। तो ये दोनों लोग जो है इसमें गड़बड़ हो गए। इसके बाद देखते हैं अगले प्रश्न को। चाय, कॉफी, रबर, गन्ना और केला ये किस तरह की फसलों के अंतर्गत आते हैं बताइए। चाय, कॉफी, रबर, गन्ना और केला बताइए। तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? इसमें आपका सी वाला ऑप्शन सही होना चाहिए। प्लांटेशन क्रॉप में ये आते हैं। ठीक है, ये कॉमर्शियल में नहीं आएगा। ध्यान दीजिएगा कि इसमें बनाना भी शामिल है। तो केले की वैसी व्यावसायिक खेती नहीं होती, मतलब सिर्फ व्यवसाय के उद्देश्य से उगाया जाए ये आवश्यक नहीं है, इसीलिए ये प्लांटेशन क्रॉप में आएगा। इसको कॉमर्शियल नहीं चुनेंगे। अगर मान लीजिए कि इसमें केला नहीं रहता इस समूह में, तब हम इसे कॉमर्शियल में डाल सकते थे। लेकिन ये सभी जो है ये रोपण कृषि होती है। इनके बड़े बड़े खेत या बागान होते हैं, उसमें इन्हें बोकर और उसके आधार पर इनसे फल प्राप्त किया जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 58 को देखते हैं। यहाँ देखें वाइटामिन और केमिकल नाम उनका दे रखा है। तो विटामिन B2 है और मिलान आपको करना होगा। विटामिन B3 है, B6 है, B7 है। इनका नाम दिया हुआ है राइबोफ्लेविन, बायोटिन, पायरिडॉक्सिन और नियासिन। मिलान करके देखिए। तो आप जानते हैं कि विटामिन B2 जो है इसको राइबोफ्लेविन कहा जाता है। विटामिन B3 जो है इसको नियासिन कहते हैं। B5 को पेंटोथेनिक एसिड कहते हैं। पायरिडॉक्सिन कहते हैं B6 को और B7 को कहते हैं बायोटिन। तो उस हिसाब से अगर हम मिलाएंगे तो इसका जो A वाला है वो परफेक्ट होता है। ठीक, आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या अगला यानी 59वां। धान में खैरा रोग जो है वो मैग्नीज की कमी के कारण होता है और सफेद कलिका रोग जो है ये मक्के में लग जाता है और ये जिंक की कमी से होता है। व्हाइट बड डिजीज जो है ये जिंक की कमी से लगती है। अक्टूबर से लेकर दिसंबर के बीच में रबी की बुआई होती है और खरीफ की फसलों का जो बोने का समय है वो जून जुलाई का होता है। तो गलती कहाँ पर है? गलती को यहाँ पर ढूंढना है आपको। और प्रश्न संख्या 59 को आप देख रहे हैं। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। धान में जो खैरा रोग लगता है वो जिंक की कमी से लगता है। ठीक है, जिंक की कमी से लगता है, न कि मैग्नीज की कमी से। यही इसमें गलत है। अब नीचे भी आपको गलती ही ढूंढनी है। तो केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान आपका हरियाणा में है। बकरी अनुसंधान संस्थान ये उत्तर प्रदेश में है। आर्किड का जो रिसर्च सेंटर है वो असल में ओडिशा में है। और प्याज और लहसुन के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान ये आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। इसमें गलती है। कहाँ पर गलती है बताइए? तो इसे अगर देखा जाए तो इसमें करेक्ट आंसर इसका सी होना चाहिए। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ऑर्किड ये जो आपका ओडिशा में दे रखा है यही गड़बड़ है इसमें से। ऑर्किड के लिए जो नेशनल रिसर्च सेंटर है वो आपका सिक्किम में है। ऑर्किड की यहाँ पे बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती हैं। वैसे भी आप गेस कर सकते हैं ओडिशा में ऑर्किड कहाँ से आएगा। ठीक है, तो इसमें सी वाला ऑप्शन जो है वो गलत हो जाता है, बाकी सब सही। इसके बाद प्रश्न संख्या 61 को देखते हैं। यहाँ देखें, यहाँ जो एप्लीकेशन और पोर्टल है उनके नाम दिए हैं और संबंधित मंत्रालय का नाम दिया है। जैसे कि आपका स्वस्थ गर्भ ऐप है और ये एम्स दिल्ली के द्वारा लॉन्च किया गया है। कृषि निवेश पोर्टल जो है ये कृषि कल्याण मतलब कृषि और कल्याण किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। और BSF प्रहरी एप्लीकेशन जो है ये गृह मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। जबकि जस्ट इज मोबाइल एप्लीकेशन 2.0 जो है ये न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ऐसे करके दिया हुआ है। इसमें सही की तलाश आपको करनी है। प्रश्न को देखिए और इसका जो सही जवाब है वो इसमें ए हो जाएगा। पहला, दूसरा और तीसरा तो सही है। ठीक है, लेकिन ये चौथा वाला गलत दिया हुआ है। इसको किसने लॉन्च किया है? ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा लॉन्च किया गया है, न कि न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। तो सुप्रीम कोर्ट का नाम यहाँ पे होना चाहिए था, जो कि नहीं दिया है। इसके बाद देखते हैं 62वें प्रश्न को। प्रश्न इसमें मतलब 3 स्टेटमेंट है, आपको गलत की तलाश करनी होगी। इसमें कहा गया कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और अर्थशास्त्री, इनका नाम है योगिंदर के अलग, इनका देहावसान हो गया। और पोलैंड के इकलौते कास्मोनॉट थे, इनका नाम था जनरल मिरोस्लाव होमरजेस्क्वी, इनका भी देहावसान हो गया। इसके बाद दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति हैं जियांग जेमिन, इनका भी निधन हो गया। अब इसमें से गलती कहाँ पर है ये आपको ढूंढनी होगी। तो प्रश्न संख्या 62 करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। इसमें से तीसरा वाला इसमें गलत है।
ठीक, चीन के पूर्व राष्ट्रपति थे जियांग जेमिन और इनका निधन हो गया। ये दक्षिण कोरिया के नहीं थे, चाइना के थे। प्रश्न संख्या 63 को देखते हैं। यहां देखिए, गलत विकल्प का आपको चयन करना है। तो ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित रियो टेनिस ओपन 2023 प्रतियोगिता में यूनाइटेड किंगडम के कैमरून नॉरी ने पुरुष एकल का खिताब जीता। हाल ही में निखत जरीन 13वीं IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में एक से अधिक स्वर्ण पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय बन गई। हाल ही में भारतीय टेनिस स्टार हैं ये 43 वर्षीय रोहन बोपन्ना। ये ATP मास्टर्स 1000 जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं। अब इसमें गलती कहां पर है ये आपको देखनी होगी और बतानी होगी। प्रश्न संख्या 63 को आप देख रहे हैं। सही जवाब इसका D हो जाएगा, इसमें गलती कहीं भी नहीं है। जितने दिए हुए हैं वो सभी के सभी सही है। प्रश्न संख्या 64 को देखते हैं। गलत विकल्प का आपको चयन करना है। तो भारत और सऊदी अरब की 9 सैनिकों के बीच में दूसरी ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज युद्धाभ्यास, और इसका नाम है अल मुहद अल हिंदी 2023। इसका आयोजन जुबैल में किया गया जो कि सऊदी अरेबिया में है। और भारत और अफ्रीकी महाद्वीप के 23 देशों के बीच में अफ्रीका इंडिया फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज, इसका जो दूसरा संस्करण है ये पुणे में आयोजित किया गया। साथ में आप देख रहे हैं इसे एफिनडेक्स कहा जाता है असल में, ज्वाइंट एक्सरसाइज को। इसके बाद ये कहा गया तीसरे स्टेटमेंट में कि रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी और ये नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ के द्वारा भारतीय वायुसेना को लद्दाख में पर्वतीय रडार स्थापित करने की परमिशन से संबंधित है। तो अब आप ये बताएं कि ये जो 3 स्टेटमेंट है इसमें से गलत कौन सा है। प्रश्न संख्या 64 का आपने देखा और ये विकल्प, और ये जो 64वां प्रश्न है इसका सही जवाब हो जाएगा इसमें से C वाला। तीसरा गलत है, तीसरा गलत है, बाकी सब जो इसमें पहला दूसरा दिया हुआ है वो सही है। ठीक, तीसरे वाले में समस्या क्या है, ये केंद्रीय पर्यावरण मंत्री है, इनका नाम है भूपेंद्र यादव, और यहाँ पे रक्षा मंत्री दे रखा है, इसलिए काम गड़बड़ हो गया है। भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में ये नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ के द्वारा परमिशन दी जाती है। तो ये यहाँ जो जानकारी दी है इसमें सिर्फ नाम गलत है। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ देखें आप, ये PM मित्र योजना है, इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, कुल 4 हैं टोटल। तो 17 मार्च 2023 को 7 राज्यों के 7 शहरों में इसको शुरू किया गया। 7 राज्य कौन कौन से हैं, तो इसमें UP है, MP है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, तेलंगाना है और तमिलनाडु है। टेक्सटाइल उद्योग के तहत चुने हुए शहरों में ट्रेनिंग, रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा दिया जाएगा और नए टेक्सटाइल पार्कों का निर्माण किया जाएगा। मतलब ये पूरी योजना का ढांचा यहाँ पे दिया हुआ है। अब इसमें आप देखकर बताएं कि सही कौन सा है। प्रश्न संख्या 65, और ये जो 65वां है इसका सही जवाब इसमें से हो जाएगा इसका B वाला। ठीक है, पहला, तीसरा और चौथा, पहला, तीसरा और चौथा इसमें सही है, लेकिन ये जो दूसरा वाला दिया है ना 7 राज्यों के नाम, तो 7 राज्यों के नाम यहाँ पे नहीं होने चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए 7 शहरों का नाम। और राज्य के नाम के तौर पे अगर आप देखेंगे तो इसमें अलग अलग 7 राज्य आएंगे। फिलहाल राज्य के साथ आप शहरों को देख लीजिए, जैसे हरदोई जो है लखनऊ का, उसी प्रकार से धार मध्य प्रदेश का, हरदोई और लखनऊ ये उत्तर प्रदेश का, माफ कीजिएगा। उसके बाद धार मध्य प्रदेश का, नवसारी जो है ये गुजरात का, अमरावती महाराष्ट्र का, कुलबर्गी कर्नाटक का, वारंगल तेलंगाना का और विरुधनगर तमिलनाडु का। ऐसे करके 7 शहरों को 7 राज्यों से लिया गया है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि कुछ चीजें जो है वो गलत दी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 66 को देखते हैं। यहाँ गलत विकल्प का आपको चयन करना है। तो उत्तर प्रदेश के वृंदावन में देश का सबसे बड़ा सिटी फॉरेस्ट स्थापित किया जा रहा है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण को जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में लिथियम के भंडार प्राप्त हुए। ठीक है, और उत्तर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है ये गोरखपुर गांव फतेहाबाद हरियाणा में बनाया जा रहा है। अब बताइए कि इसमें से गलती कहां पर है। तो 66वां आप देख रहे हैं, राइट आंसर इसका B हो जाएगा। इसका जो दूसरा वाला है वही गलत है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण को जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में लिथियम के भंडार मिले हैं, यही जानकारी इसमें परफेक्ट नहीं है, बाकी जितना है वो सही। मतलब ये है कि जम्मू कश्मीर से ये भंडार नहीं प्राप्त हुआ है। और इसमें आप ध्यान दीजिए, इसमें जम्मू कश्मीर का जो क्षेत्र है, इसमें माफ कीजिएगा, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश से ये भंडार प्राप्त हुआ है, लेकिन इसमें जो जिले का नाम दिया है वो गलत है। यहाँ पर जिला जो है ना ये अनंतनाग नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए रियासी। रियासी एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां से लिथियम के अच्छे पैमाने पर भंडार मिले। प्रश्न संख्या 67 को देखते हैं। यहाँ व्यक्ति और अपॉइंटमेंट दे रखी है। तो हेन शूमाकर ये यूनिलीवर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने हैं। अप्सरा अय्यर जो है ये अमेरिकी भारतीय है, मतलब भारतीय अमेरिकी है। हार्वर्ड लॉ रिव्यू प्रकाशन की कुल 137वीं और पहली महिला अध्यक्षा बनी है। राजीव सिंह रघुवंशी जो है ये ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया बने हैं। और एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह जो है ये न्यू वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने हैं। तो इसमें आप देखें और बताएं कि सही कौन सा है। प्रश्न को देखिए, 67वां आप देख रहे हैं।
और इसका जो सही जवाब है वो इसमें ए हो जाएगा। ठीक है, पहला, दूसरा और तीसरा इसमें सही है और बाकी चौथा वाला गलत है। चौथे वाले को देख लेते हैं। अमरप्रीत सिंह को आप देख रहे हैं, ये वायुसेना के नए उप प्रमुख बने। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर प्रेसिडेंट और कंट्री दे रखा है, तो राष्ट्रपति के नाम में आप देखें मैनुएला रोका बॉटे हैं और ये इक्वेटोरियल गिनी की राष्ट्रपति बनी है। पेट्र पावेल जो है ये असल में चेक गणराज्य के बने हैं। निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स जो है ये साइप्रस के बने हैं और मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू जो है ये बांग्लादेश के। अब इसमें आप देखकर बताइए कि कौन सा सही है। प्रश्न संख्या 68 को आप देख रहे हैं, सही जवाब इसका बी वाला हो जाएगा, दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक है, ये सही है। अब इसमें से गलत कौन सा है? ये मैनुएला रोका वाला जो दिया है ये गलत दिया है। इक्वेटोरियल गिनी की ये पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है, न कि राष्ट्रपति। ठीक, तो ये आपने देखा। प्रश्न संख्या 69 को देखते हैं। यहाँ देखें, अवार्ड और पर्सन का नाम दिया है, तो ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया का जो अवार्ड है वो रतन टाटा जी को मिला है। ज्ञान चतुर्वेदी जी को 32वां व्यास सम्मान मिला है 2022 वाला। गवर्नर ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है वो 2023 शक्तिकांत दास को प्राप्त हुआ है। सरस्वती सम्मान 2022 का ये शिव शंकरी को प्राप्त हुआ है, ये तेलुगु लेखिका है। तो इसमें से आप ये बताइए कि सही कौन सा है। प्रश्न को देखिए, यह है 69वां और 69वें प्रश्न को आपने देखा, करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। पहला, दूसरा और तीसरा इसमें सही है, लेकिन ये जो चौथा है सरस्वती सम्मान वाला ये गलत दिया है। सरस्वती सम्मान ये शिव शंकरी को मिला तो है, लेकिन ये असल में तमिल लेखिका है, तेलुगु नहीं। ठीक, यहाँ पे तमिल होना चाहिए, तेलुगु नहीं होना चाहिए। अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ देखें, सम्मेलन और आयोजन का जो स्थान है वो दिया हुआ है, तो G20 रिसर्च एंड इनोवेशन इनिशिएटिव गैदरिंग सम्मेलन जो है ये डिब्रूगढ़ असम में हुआ था, ऐसा दिया हुआ है। गोवा में राष्ट्रमंडल विधि सम्मेलन होता है 23वां, और जैव प्रौद्योगिकी सम्मेलन जो पहला वाला था ये इम्फाल में होता है यानी मणिपुर में, और 8वां रायसीना डायलॉग ये नई दिल्ली में होता है। तो अब इसमें से सही कौन सा है ये आपको ढूंढना होगा। प्रश्न संख्या 70 को आप देख रहे हैं, सही जवाब इसका डी हो जाएगा। सभी सही है, इसमें जितनी जानकारी है सभी परफेक्ट। प्रश्न संख्या 71 को देखते हैं। यहाँ दिवस और तारीखें दे रखी है जो कि अक्सर पूछा जाता है। तो पहला विश्व समुद्री घास दिवस मनाया गया 1 मार्च 2023 को। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया गया 1 मार्च 2023 को। उसी तारीख पर विश्व वन्यजीव दिवस मनाया गया, और शून्य भेदभाव दिवस, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे जो है उसको भी उसी तारीख को यानी 1 मार्च को 2023 में सेलिब्रेट किया गया। अब इसमें सही कौन कौन सा है ये आपको देखना होगा, बताइए। तो 71 जो आप देख रहे हैं इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। इसमें पहला, दूसरा और चौथा सही है, लेकिन ये देखिए वाइल्ड लाइफ डे जो है इसको मनाया जाता है, यहाँ आप ध्यान से देखिएगा, ये 3 मार्च की तारीख में मनाया गया। ठीक है, 3 मार्च 2023 को मनाया गया, न कि 1 मार्च को। यहाँ ये तारीख गलत है, बाकी सब सही है, तो इसलिए हम सी को चुनते हैं। और प्रश्न संख्या 72 को देखते हैं। 72वें प्रश्न को देखें। यहाँ पे कहा जा रहा है कि विभिन्न बैंकों तथा ब्रांड एम्बेसडरों से संबंधित जो गलत विकल्प है उसका चयन करके बताइए। ठीक है, तो यहाँ जो ब्रांड एम्बेसडरों के नाम दिए हैं इसमें आप राष्ट्रमंडल का देख रहे हैं कि बेन स्टोक है। बंधन बैंक के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं उनका नाम है सौरभ गांगुली। ठीक है, क्रिकेटर है, नाम से आप परिचित ही हैं। उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा की जो ब्रांड एम्बेसडर है इनका नाम है शेफाली शर्मा। तो अब इसमें से आपको चुनना है और बताना है, बताइए। इसमें गलत विकल्प का चयन करना है आपको, देखिए और बताइए। तो 72वां जो आप देख रहे हैं इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। केवल पहला वाला गलत है। ठीक है, केवल पहला वाला गलत है, बाकी जितना आप देख रहे हैं वो सही है। राष्ट्रमंडल बैंक के ब्रांड एम्बेसडर हैं सैम कर्रन। ठीक है, सैम कर्रन इनका नाम है, और यहाँ पे बेन स्टोक दिया है तो ये गलत हो जाता है। प्रश्न संख्या 73 को देखते हैं। यहाँ पर कहा गया कि इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है, बताइए। तो द क्लाइमेक्स बुक, इसका जो यहाँ लेखक का नाम है वो दिया हुआ है, तो क्लाइमेट बुक है, माफ कीजिएगा। द क्लाइमेट बुक के जो लेखक हैं वो कैलाश सत्यार्थी हैं, नोबेल पुरस्कार विजेता। विक्ट्री सिटी ये उपन्यास है और इसको लिखने वाले अरविंद अडिगा हैं। अंबेडकर अ लाइफ इसको लिखने वाले विक्रम सेठ हैं, और रिवॉल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वॉन इट्स फ्रीडम इसको लिखने वाले संजीव सान्याल है, ऐसे करके दिया है। तो अब इसमें आपको देखना है और बताना है कि गलत कौन सा है। प्रश्न को तो आपने देखा, 73वां प्रश्न, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। इसमें गलती कौन सी है, पहली, दूसरी और तीसरी जो इसमें मिलान करके रखा हुआ है इसमें गड़बड़। असल में द क्लाइमेट बुक जो है इसको ग्रेटा थुनबर्ग के द्वारा लिखा गया है। सलमान रुश्दी जो है वो विक्ट्री सिटी नाम का उपन्यास लिखे हैं, और अंबेडकर अ लाइफ जो है इसको लिखने वाले शशि थरूर हैं। तो ये तीनों ही डाटा यहाँ पे गड़बड़ दिया है, और चौथा वाला सही है। प्रश्न संख्या 74वें को देखते हैं। हरियाणा बजट पे ये क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा। इसमें कहा गया कि हरियाणा देश के सकल घरेलू उत्पाद में 3.86% का रोल प्ले करता है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर देश की सकल घरेलू उत्पाद से कम है हरियाणा राज्य की,
और प्रति व्यक्ति आय जो है वो देश की प्रति व्यक्ति आय से ज़्यादा है। अब ये डाटा जो है ये कंपेयर किया गया है देश के साथ, तो अब इसमें आप देखें कि सही कौन सा है। 74 को आप देख रहे हैं और इसका जो सही जवाब है वो इसमें सी हो जाएगा। ठीक है, पहला और तीसरा इसमें से आपका जो कथन है वो सही है, लेकिन दूसरा वाला इसमें गलत है। दूसरे वाले कथन में ये कहा गया है कि जो इसकी सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर है वो देश से कम है, जबकि ये देश से ज़्यादा है। ठीक है, ये भी ज़्यादा है। इसके बाद 75 को देखते हैं। यहाँ देखें, इसमें हरियाणा बजट पे क्वेश्चन पूछा है, आपको सही देखना है। तो 2023-24 के लिए राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.96% रहने का एस्टीमेट है, अनुमान है। और सकल राज्य घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र यानी जो प्राइमरी सेक्टर होता है उसका हिस्सा 19.6 का है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद में जो सेकेंडरी क्षेत्र है, मतलब आपका द्वितीयक क्षेत्र होता है, उसका 29.7% का हिस्सा है। और सेवा क्षेत्र या तृतीयक क्षेत्र जो होता है टर्शियरी सेक्टर, उसका 50.7% का हिस्सा है। तो अब इसमें आपको ये बताना होगा कि सही कौन सा है। हरियाणा बजट को आप देख रहे हैं, ये प्रश्न संख्या 75 है और इसका जो सही जवाब है वो इसमें डी हो जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ भी गलत नहीं है, ये सारी ही इंफॉर्मेशन जो है वो सही है। सबसे ज़्यादा योगदान किसका है? टर्शियरी सेक्टर का है। इसके बाद देखें अगले वाले को। अब यहाँ पर कहा गया कि किस स्रोत से न्यूनतम राजस्व सरकार को प्राप्त होता है। हरियाणा के संदर्भ में देखिएगा। अब यहाँ जो स्रोत दिए हैं उन्हें आप देख रहे हैं और इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें सी हो जाएगा। रुपया कहाँ कहाँ से आता है ये देख लिया होता तो काम बन गया होता। तो सी को देखते हैं। जो अदर रिसीव्ड्स हैं यानी अदर मतलब अन्य प्राप्तियां हैं, वहां से प्राप्त होता है। अन्य प्राप्तियों से 3.1। यहाँ पर पूछा है कि न्यूनतम राजस्व कहाँ से आता है। अधिकतम पूछता तब आप किसको चुनते इसमें से? अगर अधिकतम पूछता है तो सबसे ऊपर इसमें आता है आपका राज्य का अपना कर राजस्व। ठीक है, अपना जो कर राजस्व है वो सबसे ऊपर होता है 42.0 और उसके बाद जो गैर कर राजस्व है वो 7.02 के आसपास दूसरे स्थान पे। तो यहाँ हमें सबसे कम देखना था। इसके बाद 77 को देखते हैं। यहाँ पर हरियाणा राज्य के संदर्भ में सही विकल्प का आपको चयन करना है। मंडलों की संख्या 6 है, तहसीलों की संख्या 95 है, खंडों की संख्या 143 है, कस्बों की संख्या जो है वो 154 है, गाँवों की संख्या आबादी रहित 6841 है। ऐसे करके दिया है। अब इसमें सही कौन सा है वो आपको बताना है। प्रश्न संख्या 77 को आप पूरा ही देख रहे हैं और यहां अगर देखा जाए तो इसका जो राइट आंसर है वो बी हो जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सभी सही है, लेकिन पांचवा वाला गलत दिया है। पांचवें वाले को अगर ध्यान से देखा जाए तो गांवों की संख्या आबादी सहित जो है वो 6841 है। आप खुद सोचकर देखिए, आबादी रहित गांव का क्या किया जाएगा जब लोग ही नहीं रहेंगे, है ना। तो वो डाटा यहाँ ठीक दिया है, बस यहाँ पे एक्सक्लूडिंग जो दे दिया है उसकी जगह पे इंक्लूडिंग होना चाहिए था। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। यहाँ देखिए, हरियाणा के इकोनॉमिक सर्वे पर आधारित प्रश्न है। 3 स्टेटमेंट है, आपको ये देखना होगा कि इसमें से गलत कौन सा है। तो हरियाणा को TIOL नॉलेज फाउंडेशन के द्वारा सुधारवादी राज्य की श्रेणी में वर्ष 2022 के लिए स्वर्ण श्रेणी पुरस्कार दिया गया और 2021 में रजत श्रेणी मिला था। करनाल, अंबाला, रोहतक, सोनीपत और हिसार में 100 बिस्तर का जो ESI हॉस्पिटल है उसको खोला जाएगा। कैंसर रोकथाम और नियंत्रण कार्यक्रम, मधुमेह, हृदय रोग आघात कार्यक्रम कार्यान्वयन जो है इसमें अच्छा प्रदर्शन करने की वजह से हरियाणा सरकार को देश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये कुल मिलाकर 3 स्टेटमेंट है। गलती आपको ढूंढनी है, ये ध्यान दीजिएगा। प्रश्न को देखिए, गलती इसमें कहीं भी नहीं, जितना दिया है वो सभी सही है। डाटा एकदम परफेक्ट है और इसीलिए हम डी को चुनते हैं, नॉन ऑफ दीज। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ देखिए, कहा जा रहा है 2 स्टेटमेंट देखिए कि इसमें से सही उत्तर का चयन करिएगा। तो हरियाणा सरकार के द्वारा घटते लिंगानुपात की समस्या को कम करने और लड़की के जन्म की प्रति समाज की सोच है उसको बदलने के लिए आपकी बेटी हमारी बेटी योजना को शुरू किया गया था। समय था 2015 का और इसके अंतर्गत मतलब ये जो योजना थी, पहली बेटी के जन्म पे अनुसूचित जाति और गरीब परिवारों को 21,000 रुपए और दूसरी लड़की के जन्म पे सभी वर्गों के परिवारों को 21,000 रुपए की राशि दी जाती है। अब आपको ये बताना होगा कि इसमें सही कौन सा है। प्रश्न को देखिए, 79 और जो 79 आप देख रहे हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी वाला। दोनों सही है, दोनों जो इन्फॉर्मेशन है परफेक्ट है, इसमें कोई भी समस्या नहीं। प्रश्न संख्या 80 को देखते हैं। यहाँ देखिए, करेक्ट ऑप्शन आपको चुनना है। तो हरियाणा सरकार की अधिसूचना दिनांक 4 सितंबर 2014 के द्वारा चिकित्सा शिक्षा अनुसंधान विभाग को बनाया गया। वित्त आयोग का पहले वित्त आयोग का हरियाणा में गठन किया गया 31 मई 1994 को। संजीवनी OPD भारत सरकार की राष्ट्रीय टेली परामर्श सेवाओं के अंतर्गत एक ऑनलाइन स्टे होम OPD की शुरुआत की गई और हरियाणा में 1 मई 2018 को ये काम किया गया था। हरियाणा राज्य का जो खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड है इसकी स्थापना 19 फरवरी 1969 को की गई। ऐसे करके दिया हुआ है। अब इसमें सही विकल्प का आपको चयन करना है, यह है प्रश्न संख्या 80।
और इसमें अगर ध्यानपूर्वक देखा जाए तो इसका जो करेक्ट आंसर है, इसमें आप नीचे विकल्प भी देख लीजिए, ये देखिए। ठीक है, अब इसमें अगर देखा जाए तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा। ठीक, पहला दूसरा और चौथा, पहला दूसरा और चौथा इसमें सही है और वही हमें चाहिए था, लेकिन तीसरा वाला गलत है। ठीक है, ये 80वां प्रश्न आप देख रहे हैं, तीसरा वाला इसमें गलत है। जो ई संजीवनी का दिया हुआ है, इसकी शुरुआत हरियाणा में 1 मई 2020 को की गई थी, न कि 2018 को, तो वो तारीख यहाँ गलत दी। प्रश्न संख्या 81 को देखते हैं, गलत विकल्प का आपको चयन करना है। तो हरियाणा स्वर्ण जयंती महाग्राम योजना के अंतर्गत अब तक 150 से ज्यादा गांवों को महाग्राम योजना में शामिल किया जा चुका है और मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के अंतर्गत राज्य के विभिन्न वर्ग के निवासियों को 31,000 रुपए से 71,000 रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जा रही है। जिन परिवारों में केवल लड़कियां हैं उनके लिए लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना को 1 जनवरी 2006 से लागू किया गया है और अनुसूचित जाति के मेधावी छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र योजना के अंतर्गत 8,000 रुपए से लेकर 12,000 रुपए तक की राशि ये 11वीं स्नातक प्रथम वर्ष और स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष तक छात्रवृत्ति के लिए प्रोत्साहन के स्वरूप में दी जा रही है। ये पूरा मामला है। अब आपको ये बताना है कि गलती कहां पर है। 81वां प्रश्न आप देख रहे हैं, सही जवाब इसका ए हो जाएगा, ऊपर ही गलती है, ये आप देख रहे हैं। ठीक है, देखिए हरियाणा स्वर्ण जयंती महाग्राम योजना जो है ये 131 से अधिक गांवों को अब तक शामिल कर चुकी है। इसमें 150 दिया हुआ है, यहाँ पे डाटा जो है वो 131 का होना चाहिए, बाकी सब सही दिया है। प्रश्न संख्या 82 को देखते हैं, यहाँ पर दिसंबर 2022 तक के डाटा के हिसाब से बताइए कि गलती कहाँ पर है। तो इसमें ये कहा गया कि जो SRS 2020 के आंकड़े हैं उसके हिसाब से नवजात मृत्यु दर जो है वो 19 है हरियाणा में, शिशु मृत्यु दर जो है वो 28 है और उसी डाटा के हिसाब से मातृ मृत्यु दर जो है वो 110 है। ये 2018 से 20 वाला डाटा है। तो बताएं इसमें गलती कहाँ पर है। प्रश्न संख्या 82 को आपने देखा और इसका जो सही जवाब है वो इसमें डी हो जाएगा, नॉन ऑफ दीज, गलती कुछ नहीं है, सभी सही है। प्रश्न संख्या 83, इसमें कहा जा रहा है कथन और मतलब कथन दो ही दिए हुए हैं, स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड, उसमें आपको ये देखना होगा कि सही कौन सा है। तो देखिए वित्तीय वर्ष 2021-22 में बिजली की खपत जो है ये प्रति व्यक्ति बढ़कर 2167 यूनिट हो गई है और राज्य सरकार के द्वारा 5500 करोड़ रुपए की सब्सिडी का प्रावधान कृषि क्षेत्र के लिए किया गया है। अब इसमें आपको देखना होगा कि सही कौन सा है। तो 83 को आप देख रहे हैं, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, दोनों ही सही। ठीक है, इसमें दोनों ही इंफॉर्मेशन जो है वो परफेक्ट है। प्रश्न संख्या 84 को देखते हैं, यहां पर कहा जा रहा है कि सही विकल्प कौन सा है। तो हरियाणा का सबसे बड़ा संग्रहालय रोहतक में और हरियाणा का महेंद्रगढ़ जिला सबसे कम वन क्षेत्र वाला है। हरियाणा के पहले समाचार पत्र हरियाला को दीनदयाल उपाध्याय जी के द्वारा शुरू किया गया था। हरियाणा का पलवल जिला जो है ये ब्रज क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला एकमात्र जिला है और ग्रीन पोस्ट ऑफिस जो है, ग्रीन पोस्ट ऑफिस असल में ये गुरुग्राम में है और ये देश का पहला ऐसा पोस्ट ऑफिस है जहां पे सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करके रोशनी और एनर्जी की आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। और छठवां स्टेटमेंट भी यहाँ पर है जो कि कहता है कि 11 नवंबर 2017 को गुरुग्राम में उत्तर भारत का सबसे बड़ा तितली पार्क बनाया गया। अब आप बताएं कि इसमें से ये 6 स्टेटमेंट जो दिए हैं सही कौन सा है। अब इसमें ऐसी समस्या है ना कि स्टेटमेंट और विकल्प एक साथ नहीं दिखाए जा सकते हैं, तो पहले आप कथन देख लीजिए और उसके बाद ये विकल्प देख लीजिए। अब बताइए इसमें से कौन सा होगा। तो अब इसे अगर ध्यान से देखा जाए तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें हो जाएगा इसका सी वाला, तीसरा चौथा पांचवा और छठवां। ठीक है, तीसरा चौथा पांचवा और छठवां सी वाले को चुनते हैं। यहाँ पे दिख रहा है तीसरा चौथा पांचवा और छठवां, ये इसमें सही है, जो सही है वही हमें चाहिए था। ठीक, तो आइए देख लेते हैं। देखिए इसमें ध्यान से देखा जाए तो इसमें हरियाणा का सबसे बड़ा संग्रहालय जो है वो आपका रोहतक में नहीं झज्जर में है। सबसे कम वन क्षेत्र वाला आपका जिला जो है वो फतेहाबाद है, महेंद्रगढ़ नहीं है। बाकी जितना है वो ठीक है, बाकी जितनी जानकारियां हैं वो परफेक्ट है ना। तो सिर्फ पहला दूसरा इसमें गलत था जो कि हमने देखा। इसके बाद 85 को देखते हैं, यहाँ पर सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो पुरुषों के द्वारा धमार नाम का लोक नृत्य किया जाता है और ये महेंद्रगढ़ में काफी ज्यादा लोकप्रिय है। और 2006 में हरियाणा राज्य में सबसे पहले मनरेगा 2 जिलों यानी सिरसा और महेंद्रगढ़ में स्टार्ट किया गया। हरियाणा का जो नूह डिस्ट्रिक्ट है ये साक्षरता के लिहाज से सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ है और रेवाड़ी रेलवे स्टेशन हरियाणा का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है, ये इसमें दिया हुआ है। गुरुग्राम में पराली से एथेनॉल तैयार करने वाला प्लांट तैयार किया जा रहा है ताकि पराली का सही इस्तेमाल हो सके। और कैथल जिला सबसे ज्यादा सिखों की आबादी वाला जिला है। यहाँ भी 6 स्टेटमेंट है। अब इसमें से आपको देखना है कि सही कौन सा है। डी को अगर चुनेंगे तो सभी सही हो जाएंगे, बाकी आप देख रहे हैं। और ये जो 85 है इसका राइट आंसर इसमें से हो जाएगा आपका ए वाला। ठीक है, ए को चुनेंगे तो पहला दूसरा तीसरा
और चौथा सही होता है, लेकिन इसमें पांचवा छठवां गलत हो जाएगा। ठीक है, बाकी सभी सही है, लेकिन पांचवा और छठवां इसमें गलत है। देखिए, ये गुरुग्राम में पराली से नहीं तैयार किया जा रहा है, पानीपत में किया जा रहा है। पानीपत में पराली से एथेनॉल तैयार किया जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। और सिखों की सबसे ज़्यादा आबादी सिरसा में है। ठीक है, कैथल में नहीं है बल्कि सिरसा में है। अब यहाँ देखते हैं 86 को, पोटाश और चूने से समृद्ध मिट्टियाँ इसमें से कौन सी हैं, बताइए। देखिए और बताइए। तो 86 को आप देख रहे हैं, करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? पहला दूसरा, एलुवियल सॉइल में ये होता है और ब्लैक सॉइल में भी होता है ना। अब इसमें अगर देखा जाए तो ब्लैक सॉइल जो है, इसमें पोटाश, चूना और मैग्नीशियम ज़्यादा होता है, जबकि पोटाश और चूने की जो प्रचुरता है वो जलोढ़ मिट्टी यानी एलुवियल में होती है। लाल मिट्टी में लोहे के तत्व ज़्यादा पाए जाते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 87 को देखते हैं। यहाँ पर कहा गया कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, बताइए। तो देश में क्षारीय मिट्टी का सर्वाधिक क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में पाया जाता है, ऐसा दिया है। मयूराक्षी प्रोजेक्ट से पश्चिम बंगाल और झारखंड दोनों को लाभ पहुंचता है। कलपोंग जल विद्युत परियोजना जो है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह की पहली जल विद्युत परियोजना है और ये कलपोंग नदी पर है। तुलबुल नेविगेशन परियोजना मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर राज्य में झेलम पर स्थापित की गई है। तो 87 को आपने देखा और इसका जो करेक्ट आंसर है, बताइए कौन सा होगा इसमें से। डी को चुनेंगे तो सभी सही हो जाएगा, बाकी पूरा प्रश्न आप देख रहे हैं और इसका डी ही सही है। इसमें जितना आप देख रहे हैं, इसमें डी वाला ही परफेक्ट है। ठीक है, डी वाले को चुन लेते हैं। क्षारीय मिट्टी का सबसे ज्यादा जो परसेंटेज है, मतलब क्षेत्रफल है, वो यूपी में पाया जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। गलत विकल्प का आपको चयन करना है। तो एक ही समय में 2 या 2 से अधिक फसलों को उगाना जो है वो अंतर खेती कहलाता है, इंटरक्रॉपिंग कहलाता है। संतुलित उर्वरकों का प्रयोग उत्पादन बढ़ाने, खाद्य की गुणवत्ता सुधारने और भूमि की उत्पादकता को बनाए रखने के लिए किया जाता है। खाद्य और कृषि संगठन के मानकों के हिसाब से खाद्यान्नों के सुरक्षित भंडारण के समय सापेक्षिक आर्द्रता 14% तक होनी चाहिए। भारत में जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अक्टूबर 2008 में राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना को शुरू किया गया था। अब बताइए इसमें से कौन सा होना चाहिए। तो प्रश्न संख्या 88 को आप देख रहे हैं और इसका जो राइट आंसर है वो इसमें डी हो जाएगा, है ना। डी को चुन लेते हैं। इसमें ये कहा गया है ना कि गलती ढूंढिए, तो इसमें आप देख रहे हैं कि 2004 में राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना को शुरू किया गया था और यहाँ पर दिया हुआ है 2008, यहाँ पे होना चाहिए 2004। इसके बाद प्रश्न संख्या 89 को देखते हैं। यहाँ देखें, चने की पत्तियों में खट्टापन होता है और वो एंथोसाइनिन की वजह से होता है। प्याज का लाल रंग जो है ये ऑक्जेलिक एसिड की वजह से होता है। आइसोसाइनेट की वजह से पंजेंसी होती है रेडिश में, यानी जो मूली है वो तीखी लगती है। और खीरे का जो बिटर टेस्ट होता है, बिटरनेस होती है आपके ककम्बर में, वो असल में कुकुरबिटेसिन की वजह से होती है। तो बताइए इसमें गलती कहाँ पर है। और प्रश्न संख्या 89 को अगर आप देखें तो इसका जो सही जवाब है वो इसमें ए हो जाएगा। पहला और दूसरा दोनों गलत है, तीसरा और चौथा सही है। ठीक है, तीसरे और चौथे में समस्या नहीं है। चने की पत्तियां खट्टी लगती हैं ऑक्जेलिक एसिड की वजह से और एंथोसाइनिन की वजह से प्याज में लाल रंग आपको दिखाई देता है। प्रश्न संख्या 90 को देखते हैं। यहाँ पर देखें कुछ योजनाओं का वर्ष दिया हुआ है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 2014, स्वच्छ भारत अभियान 2014, नमामि गंगे योजना 2014 और मेक इन इंडिया प्लान जो है वो भी 2014। तो इसमें से आप बताइए कि कौन सा आपका सही है। और प्रश्न संख्या 90 करेक्ट आंसर इसका बी होना चाहिए। दूसरा तीसरा चौथा सही है, लेकिन ये जो पहला वाला लिखा है ना यही गलत है। पहले वाले में समस्या है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये 22 जनवरी 2015 की है, 2014 की नहीं है। इसके बाद 91 को देखते हैं। यहाँ देखें आप कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं। ओजोन क्षरण की प्रक्रिया को रोकने का पहला प्रयास 1985 में वियना ऑस्ट्रिया में किया गया था और ओजोन क्षरण को रोकने के लिए मॉन्ट्रियल ये 1987 का है। अंतर्राष्ट्रीय समझौता मॉन्ट्रियल कनाडा में किया गया था। ओजोन दिवस के रूप में 16 अक्टूबर को मनाया गया क्योंकि इस दिन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पे हस्ताक्षर किए गए थे। और हरित गृह गैसें जो है ये पृथ्वी के लिए एक ब्लैंकेट यानी कंबल का काम करती हैं। बताइए कि इसमें गलती कहाँ पर है। प्रश्न संख्या 91 और इसका जो सही जवाब है वो इसमें सी हो जाएगा। ठीक है, 16 अक्टूबर को ओजोन दिवस के रूप में मनाया गया, ये तारीख गलत है, 16 सितंबर यहाँ पे होना चाहिए। इसके बाद प्रश्न संख्या 92 को देखते हैं। सही विकल्प को आपको इसमें से चुनना होगा। ओजोन का जो सबसे ज्यादा कंसेंट्रेशन है वो समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फीयर में होता है। धुआं आवश्यक रूप से वायुमंडल में नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड की उपस्थिति की वजह से होता है। स्मोग की बात हो रही है। ठीक है, स्मोग की बात हो रही है। और इसके बाद आप देखें ये मतलब ये धुआं नहीं है। इसके बाद आप देख रहे हैं कि हरित गृह प्रभाव की खोज जो है ये जोसेफ फोरियर के द्वारा की गई थी 1824 में
और रियो डी जेनेरियो में पहला संयुक्त राष्ट्र का जो सम्मेलन है वो 1992 में होता है और यहाँ पे कार्बन टैक्स पे काफी ज्यादा विचार विमर्श किया गया था। अब ये सारी जानकारी आप देख रहे हैं, बताइए कि इसमें से कौन सा आपका सही है। प्रश्न को देखिएगा, प्रश्न संख्या 92 को आप देख रहे हैं। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। इसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सभी सही है। ठीक है, यहाँ स्मोग की चर्चा हो रही है, धुएं की बात नहीं हो रही है, तो स्मोग के संबंध में ये सही होता है और इसीलिए हम डी को चुनते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करिएगा। तो संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2009 में, मतलब वर्ष 2009 से लेकर प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस मनाने का फैसला लिया और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A है, उसके हिसाब से भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वो प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करे। और भारतीय संविधान दुनिया का पहला ऐसा संविधान है जिसमें पर्यावरण संरक्षण के लिए विशेष प्रावधान है। सुंदरलाल बहुगुणा जो है ये एपिको मूवमेंट के नेता थे। अब इसमें सही कौन सा है ये आपको देखना है। प्रश्न संख्या 93 को आप देख रहे हैं। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। इसमें पहला, दूसरा और तीसरा सही है। पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा, लेकिन एपिको वाला गलत है। चिपको मूवमेंट के नेता थे सुंदरलाल बहुगुणा, एपिको के नहीं थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 94 को देखते हैं। इसमें कहा गया कि भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत जो है वो जल विद्युत है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण संरक्षण एजेंसी ने पहली बार 1970 के दशक में कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जन को कम करने के उद्देश्य से कार्बन ट्रेडिंग सिद्धांत को प्रस्तुत किया। कार्बन कर उस कार्बन का मूल्य है जो कि कोयला, पेट्रोलियम, कार्नोबा वैक्स और प्राकृतिक गैसों जैसे कि हाइड्रोकार्बन ईंधनों के जलाने से उत्सर्जित होता है। तो अब इसमें से आपको देखना होगा कि सही कौन सा है। प्रश्न संख्या 94 को आप देख रहे हैं और ये जो 94 है इसमें से राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, इसका जो राइट आंसर है वो इसमें से ए वाला हो जाएगा, पहला और दूसरा। ठीक है, पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा वाला इसमें से गलत। तीसरा वाला सही नहीं है। ध्यान से देखिएगा, कार्बन कर के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी है, ये कार्बन का वह प्राइस होता है या वह मूल्य होता है जो कि कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे जो हाइड्रोकार्बन ईंधन होते हैं उनको जलाने से उत्सर्जित होता है। तो ये एक तरह का पर्यावरण कर होता है। ठीक है, यहाँ पे कार्नोबा वैक्स दिया हुआ है, तो इसमें से कुछ चीजें जो है वो गायब है। इसमें से हमें ये देखना था कुल मिलाकर इसमें से कि आपका जो सही विकल्प है वो कौन सा है। तो सही इसमें से कौन सा होगा, सिर्फ पहला, दूसरा। इसके बाद देखें 95 को, इसमें गलत विकल्प आपको चुनना होगा। तो हरित सूचकांक ग्रीन पीस इंटरनेशनल के द्वारा पब्लिश किया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने ई कोलाई बैक्टीरिया से जैव ईंधन बनाने में सफलता प्राप्त की है। जैव विविधता शब्द का पहली बार प्रयोग 1985 में वैज्ञानिक WC रोजन के द्वारा किया गया था। और भारत के 4 हिमालयी राज्य कौन कौन से, तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड और सिक्किम, यहाँ पे सुरक्षित हिमालय परियोजना को शुरू किया गया है। सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट जो है इसको स्टार्ट किया गया है। बताइए इसमें गलती कहाँ पर है। गलती इसमें पहले वाले में ही है। हरित सूचकांक के बारे में दिया हुआ है, ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा प्रकाशित किया जाता है, न कि ग्रीन पीस इंटरनेशनल के द्वारा। यही गलत है। इसके बाद 96 को देखते हैं। यहाँ देखें कहा गया सही विकल्प का चयन करिए। तो मूंगफली में आर्जेनिन नाम का एक प्रोटीन पाया जाता है। ग्लूटेन भी एक प्रकार का प्रोटीन है जो कि गेहूं, जौ और राई में पाया जाता है। गाजर, चुकंदर, मूली, शकरकंद के जो पौधे हैं उनमें हम खाने योग्य जो हिस्सा खाते हैं, मतलब जो एडिबल पार्ट इनका होता है वो असल में इनका स्टेम होता है, यानी तना। नींबू में बोरॉन की अगर कमी हो जाए तो जो उसकी पत्तियां हैं वो छोटी पड़ जाती हैं, उसे लिटिल लीफ नाम का रोग हो जाता है। तो बताइए इसमें सही कौन सा है। और प्रश्न संख्या 96 को आप देख रहे हैं। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, पहला और दूसरा सही है, लेकिन यह तीसरा, चौथा दोनों गलत है। इसके बाद प्रश्न संख्या 97 को देखते हैं। यहां देखें आप गलत विकल्प का चयन करना है। तो बर्नौली का जो थ्योरम है वो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। बेडाक्विलिन जो है ये एक औषधि है और ये तपेदिक रोग में जो है औषधि का काम करती है। बेडाक्विलिन जो है ये एक ड्रग है जिसका कि रिलेशन है ट्यूबरकुलोसिस को मिटाने से। चार्ल्स डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत दिया था। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को देने वाले डार्विन थे, ऐसा कहा गया है। अब इसमें गलती कहां पर है बताइए। तो प्रश्न संख्या 97, करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। कुछ गलत नहीं है, जितनी जानकारी है वो सही है। बर्नौली का सिद्धांत जो है वो ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। ठीक है कि द्रवों के संबंध में हम उसे देखते हैं, लेकिन एनर्जी तो वहां भी होती है। ठीक है, तो डी को हम देखते हैं, यहाँ सही है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखें। और अगला प्रश्न आपको यहाँ पूछ रहा है कि कन्नड़ भाषा का शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त करने का जो समय है, यहाँ ध्यान से देखिएगा। कन्नड़ भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिए जाने के बाद निम्नलिखित में से किन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था।
क्लासिकल लैंग्वेज का जो दर्जा है वो कन्नड़ को मिलता है, उसके बाद किस किस भाषा को मिलता है ये आपको पता होना चाहिए। मतलब कुल मिलाकर आपको ये मालूम होना चाहिए कि कौन सी भाषा को क्लासिकल जो दर्जा है वो कब दिया गया था। और प्रश्न संख्या 98 को आप देख रहे हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें से सी वाला। तीसरा और चौथा, मलयालम को और उड़िया को। तमिल और संस्कृत को पहले ही मिल चुका है, पहले तमिल को मिलता है, संस्कृत को उसके बाद मिलता है। कायदे से संस्कृत को पहले मिलना चाहिए था क्योंकि वो सबसे पुरानी है, लेकिन यहाँ तमिल वाले जो है वो लिखित तौर पे प्रमाण देने में बाजी मार लेते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 99 को देखते हैं। यहाँ पर कहा गया कि सही विकल्प कौन सा है, तो राजस्थान में जारवा, त्रिपुरा में लेप्चा, ये जनजातियों के नाम है, तमिलनाडु में इरूलर, चेंचू जो है ये तेलंगाना की, और अपातानी जो है ये अरुणाचल की। तो सही विकल्प कौन सा है बताना है। प्रश्न संख्या 99 को देखिए और इसका जो सही जवाब है वो इसमें सी होना चाहिए, तीसरा, चौथा और पांचवा। ठीक है, तीसरा, चौथा और पांचवा ये सही है इसमें, लेकिन इसमें पहला और दूसरा जो है वो गलत है, पहला दूसरा दोनों गलत है। वजह क्या है, जारवा जनजाति जो है ये आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह से संबंधित है ना, छोटा अंडमान से संबंधित है। मतलब वैसे द्वीप समूह के लिहाज से देखें तो अंडमान निकोबार कह सकते हैं, लेकिन छोटा अंडमान की। और दूसरा जो आप देख रहे हैं लेप्चा, तो लेप्चा लोग जो है ये असल में लेप्चा और भूटिया दोनों ही ये सिक्किम में पाए जाते हैं। लंबाडा जनजाति जो है ये राजस्थान की है, ऐसे आपको पता होना चाहिए। और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस टेस्ट का, जो कि है 100, और इसमें कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति शासन अधिकतम 5 वर्ष के लिए लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत इसकी घोषणा की जा सकती है, मतलब राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया ताकि इसकी जो मतलब इन योजनाओं में जो राज्यों की भागीदारी है वो सुनिश्चित हो सके। तो अब इसमें आप देखें और बताएं कि सही उत्तर कौन सा है। प्रश्न संख्या 100 यानी कुल मिलाकर 100 को आप देख रहे हैं। इसमें अगर ध्यान से देखा जाए तो इसका बी वाला होना चाहिए, दूसरा तीसरा सही है। ठीक है, दूसरा तीसरा इसमें सही है, और बाकी जो है आप देख रहे हैं कि इसका पहला वाला वो गलत है। राष्ट्रपति शासन जो है वो अधिकतम 3 साल के लिए लगाया जा सकता है, 5 साल के लिए नहीं। यहाँ पे 3 होना चाहिए, 5 नहीं होना चाहिए। जो चीज़ ज़्यादा सीधी दिखाई देती है गड़बड़ी उसी में होती है। तो ऐसे करके हमने 100 प्रश्नों को हल किया है। ये मॉक टेस्ट यहीं पर समाप्त होता है, और तब तक के लिए नमस्कार।